नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पीआईबी न्यूज़ जून मंथ का कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जुलाई मंथ का पीआईबी न्यूज़ को ऑलरेडी कवर रखे हैं और वो वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम होगा आरबीआई ग्रेड बी 2024 जनरल अवेयरनेस। ठीक है? तो जुलाई मंथ का ऑलरेडी कवर है, अब जून मंथ का हम लोग कर रहे हैं। तो जून मंथ का पीआईबी न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? ज़्यादा इन द सेंस 57 पेजेस का ये पूरा जून मंथ का पीडीएफ है। ठीक है? ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ को प्रिंट आउट कर लीजिए और जो भी मैं आपको नोट्स यहाँ पर करवाऊँगा वो नोट्स को आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है? किस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बार मैं आपको सैंपल दे देता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको हर नोट्स को एक बार समझाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई नोट्स को मैं कम कर दूँ, कोई चीज़ को मैं हटा दूँ, ऐसा नहीं चाहता हूँ। हो सकता है कि कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाए, इसीलिए मैं हर चीज़ पहले आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको सब चीज़ समझा देता हूँ, लेकिन इसमें से कुछ आपको याद करना होगा। वो याद क्या करना है, वो आपको कोर चीज़ है, इसीलिए मैं उसका नोट्स बनाता हूँ, जो चीज़ आपको याद रखना है एग्ज़ामिनेशन तक। तो एग्ज़ामिनेशन तक जो भी चीज़ आपको याद रखना है, उसका मैं नोट्स बनाता हूँ और इस नोट्स को मैं फिर बार-बार आपको रिवीज़न करवाऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको टेक्स्ट रीड करवाता हूँ और उसके बाद फिर मैं नोट्स भी देता हूँ। इसी तरह से मैंने हर न्यूज़ को कवर कर रखा है जिससे मैक्सिमम फ़ायदा आपको पहुँचे। पहले तो आप पूरा न्यूज़ को समझ भी जाओ और साथ ही साथ आप जो भी नोट्स है, जो आपको याद करना है, वो भी आपको मिल जाए। मैं ये आपसे रिकमेंड करना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ आप प्रिंट आउट करोगे, तो आप क्या करो, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स आप भी बनाओ। ठीक है? देख-देख करके। इससे क्या होगा, जब आप नोट्स बनाओगे, तो वो चीज़ याद रहेगा और मैक्सिमम बार मैं आपको रिवीज़न करवा दूँगा, तो इससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं एग्ज़ाम तक। और वही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हमें चीज़ों को रिटेन रखना है। सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, रिटेन रखना है। ठीक है? तो हम लोग समराइज़ नोट्स के फॉर्मेट में इसको समझने वाले हैं जून मंथ का। जुलाई मंथ का ऑलरेडी कवर किया हुआ है, उसका आप वीडियो जाके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है? जून मंथ का हम लोग कवर करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्लाइड से। सबसे पहला न्यूज़ क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग नोट्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेक्स्ट को रीड करेंगे। ठीक है? तो नोट्स में कहता है कि डीपीआईआईटी के डेटा के अनुसार डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डीपीआईआईटी के डेटा के अकॉर्डिंग जो एफडीआई है हमारे देश में 5 ईयर लो में पहुँच गया है जो कि 44 बिलियन है। ठीक है, एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है कि बाहर का जो भी आदमी है, बाहर के जो भी लोग हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पर अपना दुकान खोल रहे हैं, यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं। तो कोई बाहर का आदमी इंडिया में आकर के क्या बोलते हैं डेवलपमेंट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो लोग फॉरेन से आकर के डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं इंडिया में। ये होता है एफडीआई। इसके साथ-साथ एक एफपीआई भी होता है। एफपीआई क्या होता है कि बाहर के लोग हैं ना, वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो बाहर के जो लोग जब शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो कभी भी पैसा निकाल लेंगे अपना शेयर को बेच करके, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन-सा होगा? जो कि यहाँ पर आकर के यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, यहाँ पर बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ये यहाँ से तुरंत लेके नहीं जा सकते हैं। तो एफडीआई जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए रादर देन एफपीआई। एफडीआई में क्या होता है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। अगर मान लीजिए कि एप्पल कंपनी यहाँ पर एक स्टोर खोला है और यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को। जो क्या बोलते हैं, जो असेंबली लाइन यहाँ पर खुलेगा इंडिया में, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर जो भी रॉ मटेरियल्स है, वो यहीं पर लिया जाएगा, यहीं पर खरीदा जाएगा, यहीं पर बनाया जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट का बहुत फ़ायदा होगा। एफडीआई हमारे देश के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एफपीआई। तो एफडीआई जो है वो 5 ईयर लो में पहुँच गया है, 44 बिलियन पहुँच गया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न 2 है। एक है इन्वेस्टमेंट सैचुरेशन। हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो इसीलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए इस साल हमारा जो एफडीआई है वो कम है। एक रीज़न ये है और दूसरा रीज़न है हाई इंटरेस्ट रेट। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है ना, तो उस समय क्या बोलते हैं, जो भी कंपनीज़ होती है, वो पैसा अपना जमा करके हाई इंटरेस्ट रेट कमाता है। ना कि वो लोग खर्च करता है। जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहेगा, जब सरकार जो है वो कम इंटरेस्ट रेट देगा, तो क्या होगा कि क्या बैंक में या फिर सरकार के पास पैसा रख के फ़ायदा नहीं है। तो जब पैसा रख के फ़ायदा नहीं है, तो वो पैसा को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब चूँकि पूरा दुनिया में, पूरा इंडिया में हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इसकी वजह से पैसा खर्च कम हो रहा है। अगर खर्च कम होगा तो एफडीआई भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, ठीक है? तो हमारे देश में एफडीआई का कौन-कौन सेक्टर में अच्छा ग्रोथ है? कौन-कौन सा सेक्टर में एफडीआई हमारे देश में होता है? पहला है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई होता है। फिर सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर। कौन-कौन सा देश से हम लोगों को एफडीआई मिलता है? नंबर 1 पे है सिंगापुर, 11.7 बिलियन का हम लोगों को एफडीआई मिला है, ये याद रखिएगा। मॉरिशियस, यूएस, नीदरलैंड्स और जापान,
ये पांचों नेम आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट है जहां पर एफडीआई मैक्सिमम देखा गया है? महाराष्ट्र 15 मिलियन, 15 बिलियन और कर्नाटका 6.5 बिलियन, ठीक है। तो हम लोग न्यूज़ में क्या समझे कि डीपीआईआईटी के डेटा के अकॉर्डिंग 5 साल में सबसे कम एफडीआई इस बार हुआ है। कितना हुआ है? 44 बिलियन। कौन-कौन सा सेक्टर में हुआ है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर। कौन-कौन सा देश से हम लोग को मैक्सिमम एफडीआई मिला है? सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएस, नीदरलैंड्स, जापान। सिंगापुर से ऑलमोस्ट 12 बिलियन, मॉरिशियस से ऑलमोस्ट 8 बिलियन और यूएस से 5.1 बिलियन, नीदरलैंड से 5 बिलियन और जापान से 3 बिलियन, ठीक है। एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। ये एफडीआई कम क्यों हुआ है? क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पूरा दुनिया में चल रहा है, इसीलिए लोग जो है वो खर्च कम कर रहे हैं, ठीक है। ये हाई इंटरेस्ट रेट क्यों होता है? हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे तो पैसा तो ऑलरेडी कम हो गया है, तो पैसा ऑलरेडी कम होगा, एफडीआई भी कम होगा, समझे? तो ये था हमारा न्यूज़। अब हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं टेक्स्ट को। India's FDI equity inflow in फाइनेंशियल 2024 by Department for Promotion of Industry and Internal Trade। ये कहता है कि FDI in India have dropped to 5-year low of 44 billion in financial 24। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से एफडीआई डिक्लाइन हुआ है? ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि हाई इंटरेस्ट रेट है बहुत सारे एडवांस इकोनॉमी में, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग खर्च कम कर रहे हैं। साथ में सेक्टोरल सैचुरेशन, ऑलरेडी कुछ सेक्टर ऐसा है जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स इन इंडिया, वो लोग ऑलरेडी सैचुरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, वहां पर ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है, इसीलिए वहां पर और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। कौन कौन सा टॉप 10 एफडीआई सोर्स कंट्रीज है? सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएस, नीदरलैंड, जापान, यूके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिप्रस, जर्मनी, सेमन आइलैंड्स। इसमें से टॉप 5 आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। टॉप 5 एफडीआई रिसीविंग सेक्टर कौन कौन सा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विसेज सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम एफडीआई देखा गया है? महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ये न्यूज था। देखिए, जब आप रीड करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज रीड करना पड़ता है, लेकिन इसमें से आपको कुछ कोर चीज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोर चीज याद रखेंगे तभी तो वहां पर जाकर रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो वो कोर चीज मैंने किस तरह से आपको प्रेजेंट किया है, आपको नोट्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। आपको जो है ये नोट्स ही याद रखने हैं, ठीक है। ये जो भी टेक्स्ट है वो आपको समझने के लिए था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ क्या कहता है? हमारी सोसाइटी में कुछ काम चल रहा है, इसके लिए आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा हो हल्का-फुल्का, तो आप आज थोड़ा-सा क्या कहते हैं उसको, अ, एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद इंटरनेशनल कंपैरिज़न प्रोग्राम, ये जो है कंपेयर करता है अलग-अलग देशों को। अलग-अलग देशों को कंपेयर करता है कि कौन-सा देश सबसे ज़्यादा अच्छा इकोनॉमी है और कौन-सा देश का इकोनॉमी सबसे कम है। कंपेयर हम लोग किस आधार पे करते हैं? पीपीपी डेटा पे करते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी, ये परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोगों को मालूम चलेगा कि पीपीपी के आधार पे ही हम लोग किस तरह से अलग-अलग देशों को कंपेयर कर रहे हैं और अलग-अलग देशों को नंबर दे रहे हैं कि तुम सबसे बड़ा इकोनॉमी है, तुम सबसे छोटा इकोनॉमी है। पीपीपी मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब कि अगर मान लीजिए कि इंडिया में आपको 100 समोसा खरीदना है, 100 समोसा खरीदने के लिए आपको कितना रुपए लगेगा? 600 रुपए लगेगा, क्योंकि 6 रुपए करके एक समोसा मिलता है ना, तो 600 रुपए आपको लगेगा 100 समोसा खरीदने के लिए। मान लीजिए अगर यही चीज़ आप खरीद रहे हैं यूएसए में, तो वहाँ पर आप 100 समोसा खरीदने के लिए गए हैं, वहाँ के लोग 100 समोसा ही खाता है, और ये इंडिया का भी लोग 100 समोसा खाता है, तो वहाँ पर 100 समोसा खरीदने के लिए $10 खर्चा हो गया। यहाँ पर जो है वो 600 रुपए खर्चा हो रहा था और वहाँ पर है $10 रुपए खर्चा हो रहा है। तो इस हिसाब से पीपीपी रेट क्या हुआ कि परचेसिंग पावर पावर पैरिटी रेट $1 इज़ इक्वल टू 60 रुपया। मतलब कि एक चीज़ सामान खरीदने के लिए हम लोगों को एक देश में 60 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है और दूसरा देश में ₹1 खर्चा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पीपीपी रेट डिसाइड किया गया। उस पीपीपी रेट पे जितना भी हमारा क्या बोलते हैं प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग डालते हैं, ठीक है? हम लोग कंपेयर करते हैं और उस आधार पे कंपेयर करते हैं कि कौन सा देश का इकोनॉमी ज़्यादा बड़ा है, कौन सा इकोनॉमी छोटा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 176 इकोनॉमीज़ को कंपेयर किया है, जिसमें से हम लोगों ने देखा है कि चाइना नंबर 1 पे है, ठीक है? यूएस नंबर 2 पे है और इंडिया नंबर 3 पे है। ये देखिए, इंडिया नंबर 3 पे है, लेकिन किस आधार पे? पीपीपी रेट के आधार पे, ठीक है? परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पे। लेकिन इंडिया जो है वो 5th नंबर में है, अगर आप रियल जीडीपी के हिसाब से देखेंगे। अगर आप रियल जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया 5th नंबर पे है। लेकिन पीपीपी के हिसाब से जीडीपी किसका ज़्यादा है? चाइना का, यूएसए का और फिर इंडिया का। यानी इस आधार पे इंडिया तीसरा नंबर पे आता है, ठीक है? रीजन के आधार पे देखा जाए तो ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा
एक बड़ा इकोनॉमी है और यूरोप एंड सेंट्रल एशिया सेकंड सबसे बड़ा जगह है जहाँ पर पीपीपी के आधार पे इकोनॉमी को दर्शाया जा रहा है, इकोनॉमी को कंपेयर किया जा रहा है। तो ये जो है ये 10th एडिशन था किसका, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, जो कि कंपेयर करता है 176 इकोनॉमीज को कि कौन सा इकोनॉमीज बेटर है और कौन सा इकोनॉमीज छोटा है। किस आधार पे ये कंपेयर करता है, पीपीपी के आधार पे, परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कि एक सामान को खरीदने के लिए अलग अलग देश में कितना रुपया खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो उस आधार पे ही यानी कि पीपीपी रेट पे ही हम लोग कंपेयर करते हैं सारा देश का जीडीपी को, और उसी आधार पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा देश का कितना रैंक है। तो नंबर 1 पे इस बार चाइना है, नंबर 2 पे यूएसए है और नंबर 3 पे है इंडिया। ठीक है, इंडिया है 11 ट्रिलियन के वैल्यू पे। ठीक है, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले देखिएगा ना, तो आपको रीड करने के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, वो रीड आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो कोर डेटा है, जो मैंने यहाँ पर आपको साइड में नोट्स बना करके दिया हुआ है, यही आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप पीडीएफ को ये प्रिंट आउट करोगे ना, तो जहाँ पर मैंने स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पर आप मेरे जैसा ही अपना नोट्स बना लो, यही सेम टू सेम, यही चीज़ को आप कॉपी कर लो। उससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग रीड करते हैं। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम रिलीज्ड न्यू ग्लोबल परचेसिंग पावर पैरिटी डेटा फॉर रेफरेंस पीरियड 2021। ठीक है, याद रखिए रेफरेंस पीरियड 2021 पे हिसाब से हम लोग देखे हैं। ठीक है, यहाँ पर परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। तो परचेसिंग पावर पैरिटी इज एन एक्सचेंज रेट एट विच वंस नेशन करेंसी वुड बी कन्वर्टेड इनटू अदर टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ लार्ज बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए कि गुड्स एंड सर्विसेज आपको खरीदना था जो इंडिया में मिलता है 10 रुपया में, तो वही चीज आपको यूएसए में मिल जाएगा 1 रुपया में। तो उस आधार पे हम लोग एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, और ये जो एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया, ये पूरा डिसाइड करके हम लोग पूरा देश को देखते हैं, सारा देश को देखते हैं कि सारा देश का जीडीपी किस आधार पे है, इस रेट के हिसाब से, परचेसिंग पावर पैरिटी रेट के हिसाब से हर देश का कितना जीडीपी है, और उस आधार पे हम लोग चेक करते हैं कि किसका अच्छा है किसका खराब है। ठीक है, तो ये जो है वो 10th एडिशन था, जिसमें 176 पार्टिसिपेटिंग इकोनॉमीज था। साथ में हम लोगों ने पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को जब नापा तो 152 ट्रिलियन हम लोगों ने नापा। इसमें जो हाई इनकम कंपनीज है, हाई इनकम कंट्रीज है, वो लोग 46% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूट किया था। जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है वो 35% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट किया। जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है उन्होंने 18% ऑफ आउटपुट यानी कि 18% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट किया, और लो इनकम कंट्रीज जो है वो लोग 1% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट किया। तो ये तो ठीक है, समझने के लिए ठीक था। अब लार्जेस्ट 3 इकोनॉमीज इन पीपीपी टर्म्स कौन कौन है। चाइना सबसे लार्जेस्ट है, 28.8 ट्रिलियन पीपीपी इनका है। ठीक है, ये कितना है, ये 28.8 ट्रिलियन, ये क्या है, ये जीडीपी है, लेकिन ये जीडीपी कैलकुलेट किया है पीपीपी रेट पे। ठीक है, नॉर्मल मार्केट रेट पे नहीं, पीपीपी रेट पे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे है यूएसए और नंबर 3 पे है इंडिया। इंडिया का कितना वैल्यू किया गया है, 11 ट्रिलियन पीपीपी। ठीक है, अगर देखा जाए तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो 5th है। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन जीडीपी। लेकिन किस तरह का जीडीपी, बाय मार्केट एक्सचेंज रेट, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग जीडीपी के आधार पर ही रैंक किए हैं, लेकिन यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट हुआ है बेस्ड ऑन पीपीपी रेट। ठीक है, अगर रीजन वाइज कंपैरिजन करें तो नंबर 1 पे रहता है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, नंबर 2 पे रहता है यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, ओईसीडी ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, उस रिपोर्ट का नाम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ओईसीडी ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज 2013 से लेकर 2022। समझते हैं एक बार। ठीक है, 1 मिनट मुझे आप दीजिए तो। अरे ये क्या हो गया, 195, दिस लुक्स गुड। देखिए क्या हो रहा है भाई साहब। ठीक है, तो ओईसीडी का ये रिपोर्ट है क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज 2013 से लेकर 2022। 2009 में ना क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग कॉप 15 में पार्टिसिपेट किए थे, बहुत सारा कंट्री जो है कॉप 15 में पार्टिसिपेट किया था। वहां पर टारगेट किया था कि देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो लोग के पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, वो लोग पैसा कमा कमा करके बहुत सारा अमीर बन गया है। और पैसा ये लोग कैसे कमाया था, ये लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया था और पैसा कमाया था। जो फॉसिल फ्यूल है इसकी वजह से अभी जो है वो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास तो पैसा है, वो तो किसी तरह से मैनेज कर ले रहा है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो थोड़ा सा गरीब देश है, जो डेवलप कर रहा है,
वो लोग तो कोप अप नहीं कर पा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो असली भुगतता तो डेवलपिंग कंट्रीज ही है, क्योंकि उसको बचाने के लिए पैसा भी नहीं है। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हर साल कुछ रुपया देगा डेवलपिंग कंट्रीज को एज एन एड। ठीक है, मतलब कि किस तरीके से, मतलब कि थोड़ा बहुत देगा उसको, लोन दे देगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा दे देगा उन लोग को एज ए ग्रांट, ताकि वो लोग किसी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो यहाँ पर टारगेट दिया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा, क्या फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा, और हर साल 100 बिलियन देगा। ठीक है, और हम लोग इसके लिए टारगेट रखे थे कि 2020 तक ये चीज एकदम हो जाना चाहिए कि हर साल 100 बिलियन हम लोग देने लगे डेवलपिंग कंट्रीज को। कौन लोग देने लगेगा? डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो 2020 तक हम लोग टारगेट ये कहे थे, लेकिन उसको फिर एक्सपेंड करके हम लोग 2025 कर दिए। 2022 में देखा गया है कि हम लोग 115.9 बिलियन, 115.9 बिलियन मतलब कि 116 बिलियन, 116 बिलियन हम लोग 2022 में दिए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज दिया है डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, इसमें से जो 80% पैसा दिया गया है वो है पब्लिक फंड। ठीक है, 80% पब्लिक फंड का क्या मतलब हो गया कि बहुत सारा कंट्री मिलकर के एक फंड बनाया था, उससे वो लोग पैसा दे रहा था, तो वो आधार पे 80% पैसा दिया गया है। ठीक है, फिर प्राइवेट फंड के हिसाब से भी पैसा दिया गया है, मतलब कोई कोई कंट्री अलग से दिया है पैसा, तो प्राइवेट फंड के हिसाब से पैसा दिया है। एडेप्टेशन फाइनेंस बढ़ गया है। एडेप्टेशन फाइनेंस क्या होता है कि देखा जाता है कि कौन कौन सा देश ऐसा है जो कि जो फ्लड आ रहा है, ठीक है, डिजास्टर आ रहा है, उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है, तो प्रिपेयरनेस के लिए, मतलब कि उसको प्रिपरेशन के लिए हम लोग पैसा देते हैं, फाइनेंस देते हैं, तो एडेप्टेशन फाइनेंस बढ़ गया है। ठीक है, ये जो 116 बिलियन 2022 में दिया गया है, इसमें से 10% है वो लो इनकम कंट्रीज को गया है। अच्छी बात है। तो यही था न्यूज। हम लोग देखें कि ओईसीडी रिपोर्ट जिसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस दे रहा है या फिर मोबिलाइज करवा रहा है। किसको देगा क्लाइमेट के लिए फाइनेंस? किसको देगा? डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसको भुगतना पड़ रहा है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को ये लोग पैसा देगा। ये चीज कब डिसाइड हुआ था? 2009 में डिसाइड हुआ था, कॉप 15 कोपेनहेगन में। ठीक है, वहां पर टारगेट डिसाइड किया गया था कि हम लोग पर ईयर 100 बिलियन जो है वो पैसा देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, इसका टारगेट ईयर भी सेट किया गया था 2020, लेकिन फिर एक्सपेंड करके इसको 2025 कर दिया गया। यहाँ पर देखा गया कि 2022 में हम लोग 116 बिलियन पैसा दे चुके हैं। 10% जो है वो लो इनकम कंट्रीज को दिए हैं। यहाँ पर देखा गया है कि जो भी पैसा हम लोग 2022 में दिए हैं, इसमें जो मैक्सिमम है 80% वो है पब्लिक फंड, मतलब कि बहुत सारा देश मिल करके पैसा दे रहा है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज मिल करके एक फंड बनाया है, वहां पैसा दिया है, और वो पैसा को फिर वो फाइनेंस कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को। साथ में प्राइवेट फंड भी हुआ है, बहुत सारा कंट्री अपने मन से ही पैसा दिया है, और एडेप्टेशन फाइनेंस बढ़ गया है। एडेप्टेशन फाइनेंस वो होता है कि हम लोग प्रिपरेशन के लिए पैसा दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि प्रिपेयर करो, तुम लोग अडेप्ट हो जाओ, ठीक है, उसके लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो ये हम लोग देखे जो मेन न्यूज था। अब हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, देखिए रीड करने के लिए आपको कितना कुछ रीड करना पड़ रहा है, लेकिन जब मैंने आपको समझाया वो कितना शॉर्ट में था, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये चीज को आप कहीं पर लिखिए, इससे आपका बहुत फायदा पहुंचेगा। ठीक है, अब रीड करते हैं। ओईसीडी का रिपोर्ट है, रिपोर्ट का क्या नाम है? क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज इन 2013 से लेकर 2022। ठीक है, अब ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया है, रिपोर्ट का नाम हम लोगों ने देख लिया, क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। बैकग्राउंड में देखा जाए तो 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज जो थे उन्होंने ये एग्री किया था। कहाँ पर एग्री किया था? 15th कॉप में, यानी कि 15th कॉपरेशन ऑफ पार्टीज में। और वहां पर ये एग्री किया था कि हम लोग 100 बिलियन जो है वो पर ईयर देंगे बाय 2020। किसके लिए? क्लाइमेट के लिए। ठीक है, टारगेट ईयर क्या था? टारगेट ईयर 2020 सेलेक्ट किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसको एक्सटेंड करके 2025 कर दिया गया। की हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट के? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो 2022 में डेवलपिंग कंट्रीज को 116 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस दे चुका है। साथ में इन लोगों ने कहा है कि 2022 में ये जो फिगर है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये ईयर ऑन ईयर हाईएस्ट ग्रोथ है। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के। इसमें भी क्लाइमेट फाइनेंस का कंपोजिशन को देखा जाए तो पब्लिक फंड जो है वो 80% आता है। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीलैटरल पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस किए हैं। मल्टीलैटरल पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब कि बहुत सारा देश मिलकर के आकर के कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, फिर प्राइवेट फाइनेंस भी हुआ है, और साथ में एडेप्टेशन फाइनेंस भी हुआ है। यहाँ पर साथ में कहता है कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लो इनकम कंट्रीज है उसको 10% ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस मिला है 2022 में, और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज है उन लोगों को 50% ऑफ टोटल एडेप्टेशन फाइनेंस मिला है फॉर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो देखिए रीड करने में आपको समझ मिला, ठीक है, आप समझ पाए, लेकिन जो आपको याद करना था वो क्या याद करना था? ये जो नोट्स जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में कहता है
कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उस दिन एक ऐप लॉन्च हुआ। उस ऐप का नाम था एयर प्रवाह ऐप, ठीक है? वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एयर का जो प्रवाह है, वो कैसा है? हम लोग एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम लोग एयर प्रवाह ऐप में क्या चीज़ डाले हुए हैं, ताकि हम लोग एयर को मॉनिटर कर रहे हैं, तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को डाले हुए हैं इस ऐप के अंदर। जिससे हम लोग को ये मालूम चल रहा है कि जो एयर है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, ठीक है? ह्यूमिडिटी कितना है, ओज़ोन कितना है, पीएम 1.0 का कितना लेवल है, पीएम 2.5 का कितना लेवल है, पीएम 10 का कितना लेवल है। इस लेवल को ही देख करके हम लोग ये जान लेते हैं कि एयर का कितना क्वालिटी है। तो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है? ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मुझे हमेशा याद रहता है, उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। एक कहानी है, जब मैं क्लास 5 में था या 6 में था या क्लास 6 में था, तब एक मेरी मैम हुआ करती थी, जो मेरी क्रश थी, ठीक है? बचपन में ऐसा होता है ना कि कोई एक मैम होती है जो कि बहुत सुंदर लगती है, हाँ, और बहुत अच्छा से पढ़ाती है। तो उस तरीके की एक मैम थी जिनका नाम था ज्योति मिस, ठीक है? मैं उनको ज्योति मिस कहता था। तो हम लोग को बहुत प्यार करती थी वो। तो हम लोगों को जब बर्थडे होता था ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाती थी, ठीक है? तो हम लोग भी उनसे एक दिन पूछे कि मैम आपका क्या बर्थडे है? कब है आपका बर्थडे? तो मैम बोली कि मेरा बर्थडे है 5-6-90, ठीक है? 5-6-90 ये शब्द मुझे अभी तक याद है। 5-6-90 मतलब 5 जून 1990, तब उनका वो जन्मदिन था, ठीक है? हम लोग पूरा खुश हो गए कि 5-6-90 में आपका जन्मदिन है, ठीक है, तब हम लोग आपको विश करेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि 5 जून को होली था शायद, या फिर कोई दूसरा था, कुछ ओकेज़न था। उस दिन हम लोग क्या किए, उनके घर चले गए और उनके घर के बाहर में हम लोग चिल्लाने लगे, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, क्योंकि एक बार है ना, मैम हम लोगों को कही थी कि उनका फ़ेवरेट एक्टर जो है वो शाहरुख खान है। तो इसीलिए उनका घर के पास हम लोग जाकर के पहले तो चिल्लाने लगे, "ज्योति मिस, ज्योति मिस, ज्योति मिस।" ठीक है? तो कोई सुन के नहीं आ रहा है। एक अंकल निकले, उनके पापा जी डाँटने लगे। तो फिर हम लोग बोले कि अब हम लोग क्या करें, क्या करें? तो हम लोग शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान करने लगे। तो फिर उनके पापा जी निकले, तो फिर हम लोगों को घर बुलाए। बोले कि आओ घर में बैठो, मैम अभी वॉशरूम में है, आकर के तुम लोगों से मिलेगी। फिर आई, वो लोग हम लोगों से मिला, मालपुआ वगैरह हम लोग खाए, मस्त खिलाई हम लोगों को, दिल खुश हो गया। तो 5-6-90 हम कभी भी भूलते नहीं हैं, और उस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था। तो हम लोगों को एक रोज़ भी मिला। हर स्टूडेंट को एक रोज़ भी मिला। इसीलिए मुझे याद है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5-6-90 को होता है, ठीक है? यानी 5 जून को होता है। तो इसी दिन एयर को ठीक करने के लिए हम लोग एक ऐप लॉन्च किए हैं, एयर प्रभा ऐप। ये जो एयर प्रभा ऐप है, इसके अंदर एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग पीएम 1.0, 2.0 और पीएम 10, ये है एयर जाँच करने का तरीका। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम कहीं पर होगा, ठीक है? जो कि एयर क्वालिटी को असेस करता होगा और उस क्वालिटी को फिर ऐप के थ्रू दिखा देता होगा, ठीक है? ये जो ऐप है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सीडैक कोलकाता, ठीक है? उसके बाद टैक्समिन धनबाद और जीएम एनवायरनमेंट लैब प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 3 के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है एयर प्रभा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? और इसके अंदर किस आधार पे हम लोग एयर का क्वालिटी को चेक करते हैं? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर चेक करते हैं, ठीक है? अब हम लोग रीड करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी लॉन्च्ड, ठीक है? साथ में यहाँ पर हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिख देना चाहिए, माईटी लिख देना चाहिए। कि किसने लॉन्च किया है? माईटी के अंडर लॉन्च हुआ है। 1 मिनट मुझे आप दीजिएगा, किसने लॉन्च किया है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेवलप्ड तो ठीक है, लॉन्च भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ-कुछ चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल जाता हूँ। लेकिन अगर आपको लगेगा कि कुछ-कुछ चीज़ यहाँ सर पर मिस कर दी है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसीलिए आपको रीडिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है? लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है? ये चीज़ हम लोग समझ गए। एक बार रीड कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च किया है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और साथ में एक ऐप एयर प्रभा ऐप। किस ओकेज़न पे? ऑन द ओकेज़न ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, 5-6-90, ठीक है? अब ये क्या काम करता है? ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये क्या काम करता है? ये जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है और उसमें चेक करता है कि पीएम 2.1 सॉरी 2.5 या पीएम 1.0, पीएम 10 का क्या रेंज है, क्या इसका इंटेंसिटी है। तो यह मॉनिटर करता है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स,
जैसे कि PM 1.0, PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ये सबको वो लोग मॉनिटर करता है। साथ में टेम्परेचर, एयर का क्या टेम्परेचर है, एयर में कितना ह्यूमिडिटी है, तो ये कंटिन्यूअस चलते रहता है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ठीक है? किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सीडैक, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडैक, कोलकाता, इन कोलैबोरेशन विद टेक्समिन, आईएसएम धनबाद और इंडस्ट्री पार्टनर जीएम एनवायरनमेंट लैब, प्राइवेट लैब, ठीक है? अब है ये जो डेवलप किया गया है, ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किया गया है? नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, एग्री एनिक्स, ठीक है? तो इस प्रोग्राम के अंदर ये जो सिस्टम है और ये जो ऐप है, ये बनाया गया है और लॉन्च किया गया है, ठीक है? अब एयर प्रवाह मोबाइल ऐप के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है? ये इस मोबाइल ऐप के अंदर आएगा, जिससे कि रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स पता चल जाए, यानी कि एक्यूआई पता चल जाए, ठीक है? तो ये एक न्यूज़ था। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, एक बार देखते हैं। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा अवार्ड दिया गया है किसको? निमहंस को, निमहंस बैंगलोर को। ये क्या है? ये एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। तो इसको एक अवार्ड मिला है। किसके द्वारा अवार्ड मिला है? मिला है अवार्ड डब्ल्यूएचओ के द्वारा, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने दिया नहीं है। मतलब डब्ल्यूएचओ ने हाथ में पकड़ा दिया, लेकिन ये अवार्ड डब्ल्यूएचओ का नहीं है, अफ्रीका का है। तो अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाता है, तो नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो नेशनल मंडेला अवार्ड दिया गया है फॉर हेल्थ प्रमोशन। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये हाथ में पकड़ाया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ठीक है? 2019 से ये चालू है, डब्ल्यूएचओ इसको हाथ में पकड़ाता है, लेकिन डब्ल्यूएचओ दे नहीं रहा है। देने वाला कौन है? अफ्रीका। तो ऑन बिहाफ ऑफ अफ्रीका डब्ल्यूएचओ ये प्रेजेंट करता है ये अवार्ड। अवार्ड का क्या नाम है? नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024। किसको इस बार दिया गया है? निमहंस को दिया गया है, जो कि बेंगलुरु में है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड न्यूरो साइंस, ठीक है? ये किसके अंदर काम करता है? ये निमहंस बेंगलुरु, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है, ठीक है? इसमें आपको क्या मिलता है? इस अवार्ड में आपको एक प्लेक मिलता है। प्लेक मतलब क्या होता है? एक फोटो मिलता है। इस फोटो में नेल्सन मंडेला का फोटो रहता है, ठीक है? नेल्सन मंडेला का फोटो रहता है और ये चीज आपको मिलता है। तो ये जो अवार्ड इस बार किसको मिला है? निमहंस को मिला है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, यानी कि निमहंस बेंगलुरु, has been honored with prestigious Nelson Mandela Award for Health Promotion 2024 by World Health Organization, यानी कि WHO, ठीक है? To recognize Nimhan's exemplary contribution to promoting mental health, neurosciences and well-being। ये निमहंस क्या है? ये इंस्टीट्यूट है जो कि किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1974 में स्टैब्लिश हुआ था। इस अवार्ड के बारे में थोड़ा बहुत जाने तो ये जो अवार्ड है, ये इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को या फिर एनजीओज को या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड देता है, जो जिनका भी कंट्रीब्यूशन होता है हेल्थ प्रमोशन को लेकर के। ये 2019 से चालू हुआ है। 2019 से ये अवार्ड दिया जाता है बाय WHO ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ अफ्रीकन रीजन। तो अफ्रीकन रीजन के बिहाफ में WHO जो है ये अवार्ड देता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? नेल्सन मंडेला का एक प्लेक दिया जाता है, एक फोटो दिया जाता है नेल्सन मंडेला का। तो ये न्यूज़ था। अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूज़। पहले नोट्स को समझते हैं, फिर हम लोग न्यूज़ को भी पढ़ेंगे। अब है देखिए, इंडिया को ना चेयरमैनशिप मिल गया है किसका? कोलंबो प्रोसेस का। ये जो कोलंबो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोलंबो प्रोसेस क्या है, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो इंडिया जो है वो चेयरमैन बन गया है इसका, कोलंबो प्रोसेस का। ये कोलंबो प्रोसेस क्या है? ठीक है, ये कोलंबो प्रोसेस क्या है? यहाँ पर सेफ, लीगल माइग्रेशन और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होता है। ये कोलंबो प्रोसेस में 12 मेंबर कंट्री है, ठीक है? ये जो 12 मेंबर कंट्री है, जिसमें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये लोग आपस में मिलता है और बात करता है कि देखो, कुछ अफगानिस्तान का लोग है जो कि बांग्लादेश जा रहा है, कोई चाइना का लोग है जो कि बांग्लादेश जा रहा है, या फिर कोई बांग्लादेश का देश का आदमी है वो चाइना जा रहा है, पाकिस्तान का आदमी नेपाल जा रहा है, नेपाल का आदमी इंडिया आ रहा है। मतलब जो यहाँ वहां जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो भी माइग्रेशन हो रहा है इन 12 मेंबर्स के बीच में, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी माइग्रेशन हो रहा है वो सही से हो पाए, सेफ हो पाए, लीगल तरीके से हो पाए, इसके लिए प्रोसेस लाया गया है, कोलंबो प्रोसेस। तो जो कोलंबो प्रोसेस है, इसमें किस चीज के बारे में बात होता है कि सेफ और लीगल माइग्रेशन हो पाए और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाए। 12 मेंबर्स है इसमें। तो कौन कौन से मेंबर है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना,
पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। यहाँ पर आपको किस तरह का सवाल देखने को मिल सकता है? इसमें बोलेगा विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ कोलंबो प्रोसेस। ठीक है, वहां पर आपको देगा ऑप्शन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल और एक देगा भूटान। तो वहां पर आपको भूटान सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि कोलंबो प्रोसेस का मेंबर नहीं है। तो कोलंबो प्रोसेस में 12 मेंबर है और 8 ऑब्जर्वर कंट्री है। इंडिया भी यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर था। कोलंबो प्रोसेस किस बारे में बात करता है? यहाँ पर बात होता है कि जो भी लीगल माइग्रेशन हो रहा है, जो सेफ माइग्रेशन हो रहा है, तो माइग्रेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी ठीक से मिलता रहे। अब मान लीजिए कि एक आदमी है जो कि इंडिया से चला गया है क्या बोलते हैं थाईलैंड, वहां पर काम करने के लिए, तो उसको अच्छा से एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, ठीक है, उसका जो माइग्रेशन है वो ठीक से हो पाए, सेफली हो पाए, लीगल हो पाए, तो इसके लिए ये प्रोसेस चालू किया गया था। ठीक है, इसको सपोर्ट भी करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन सपोर्ट भी करता है कोलंबो प्रोसेस को। यहाँ पर देखिए 5 प्रायोरिटी थीम्स है। ये 5 थीम्स को अच्छे से समझा जाता है। ठीक है, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन। ठीक है, मान लीजिए कि इंडिया का आदमी श्रीलंका चला गया काम करने के लिए, तो इंडिया में उसको 5 चीज का स्किल था, यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिला है, लेकिन श्रीलंका जाएगा तो वहां पर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, या फिर बांग्लादेश जाएगा तो वहां पर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो वहां पर वो काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि पाकिस्तान गया, वहां पर सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रोसेस क्या करता है कि उन लोगों को क्वालिफिकेशन का रिकॉग्निशन देता है या स्किल देता है ताकि वो लोग ठीक से एम्प्लॉयमेंट ले पाए। फिर है एथिकल रिक्रूटमेंट, जो भी रिक्रूटमेंट कहीं पर भी हो वो एथिकल वे में हो। ठीक है, प्री डिपार्चर यानी कि एक आदमी या दूसरा जगह जा रहा है तो प्री डिपार्चर सारा प्रोसेस का ठीक से हो। रेमिटेंस वो ठीक से भेज पाए, मान लीजिए कि एक आदमी है जो कि बांग्लादेश जाकर के पैसा कमा रहा है, तो वो इंडिया में पैसा भेजेगा भी, तो भेजेगा तो रेमिटेंस वाला चीज भी अच्छा से हो पाए। फिर लेबर मार्केट एनालिसिस। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि हमारा इंडिया वाला चाइना में गया है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि चाइना वाला जो है वो हम लोग के साथ नाइंसाफी ना करे, ऐसा ना करे कि इंडिया वाला को कहीं काम करने नहीं दे रहा है। तो अगर काम करने नहीं दे रहा होगा तो इस प्रोसेस में जाकर के हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये लोग उसका प्रायोरिटी एरियाज है, ये 5 जो एरिया है ये प्रायोरिटी एरिया है। इसका भी चेयरमैनशिप अलग अलग लोगों के पास है। जो स्किल्स और क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन है इसका चेयरमैनशिप है श्रीलंका के पास। जो एथिकल रिक्रूटमेंट है उसको बांग्लादेश को दिया गया है चेयरमैनशिप। जो प्री डिपार्चर है इसका चेयरमैनशिप फिलीपींस को दिया गया है। रेमिटेंस की बात करें तो पाकिस्तान को दिया गया है, और लेबर मार्केट एनालिसिस के लिए चेयरमैनशिप दिया गया है थाईलैंड को। तो कोलंबो प्रोसेस का ओवरऑल जो चेयरमैन है वो इंडिया है, लेकिन अलग अलग प्रायोरिटी को लेकर के अलग अलग चेयरमैन भी डिसाइड किया गया है। स्किल्स और क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो श्रीलंका, एथिकल रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो बांग्लादेश, प्री डिपार्चर को देखा जाए तो फिलीपींस, रेमिटेंस को देखा जाए तो पाकिस्तान, और लेबर मार्केट का एनालिसिस को देखा जाए तो थाईलैंड। ठीक है, इंडिया भी यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर था इस प्रोसेस का, इसीलिए इंडिया थोड़ा सा अभी न्यूज में है। ये जो कोलंबो प्रोसेस है या इसको कौन सपोर्ट करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। देखिए इतना न्यूज था, अभी हम लोग रीड करेंगे तो कितना आपको लगेगा देखिएगा। ठीक, अब हम लोग रीड करते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से रीड हो पाए। तो इंडिया हैज टेकन द रोल ऑफ चेयर फॉर द रीजनल ग्रुपिंग कोलंबो प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इस्टेब्लिशमेंट इन 2003। देखिए यहाँ पर आप एक चीज सीख गए, ठीक है, कि 2003 में ये चीज लॉन्च किया गया था कोलंबो प्रोसेस। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि 2003 में ये स्टैब्लिश हुआ था, स्टैब्लिश्ड 2003, और ये फर्स्ट टाइम चेयरमैन में बना है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है वो फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप रीडिंग भी करते चलिए। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीज तो सर को डालना चाहिए था, क्यों नहीं डाले, तो आप डाल दीजिएगा। समझे? एक बार रीड करते हैं हम लोग कि इंडिया ने रिसेंटली चेयर लिया है किसका? रीजनल ग्रुपिंग कोलंबो प्रोसेस का। ये पहली बार लिया है सिंस द एस्टेब्लिशमेंट इन 2003। 2003 में ही कोलंबो प्रोसेस बना था, और उसके बाद से इंडिया जो चेयरमैन पहली बार बना है। ठीक है, कोलंबो प्रोसेस के बारे में समझते हैं। यहाँ पर प्रमोट होता है क्या चीज? सेफ ऑर्डर और लीगल माइग्रेशन थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंसल्टेशन होता है ऑन मैनेजिंग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। ठीक है, तो जो दूसरे देश में एम्प्लॉयमेंट होगा या फिर लेबर होगा, तो उसके लिए वो सबको मैनेज करने के लिए कंसल्टेशन के लिए ये प्रोसेस बनाया गया है। यहाँ पर क्या होगा कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको एक्सचेंज किया जाता है अमंग माइग्रेंट वर्कर ओरिजिन कंट्रीज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। 12 मेंबर स्टेट्स है, 12 मेंबर कंट्री है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स है,
बहरीन, इटली, कुवैत, मलेशिया, कतार और साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया और यूएई। यहाँ पर नोट लेने वाला बात है कि इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है कोलंबो प्रोसेस का, और इस बार उसको चेयरमैनशिप दिया गया है 2 साल के लिए, 2024 से लेकर के 2026 के लिए। ठीक है? कौन-कौन सा थीमेटिक प्रायोरिटी एरियाज़ है? स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन प्रोसेस। तो इस प्रायोरिटी एरिया के लिए किसको चेयरमैनशिप दिया गया है? श्रीलंका को। फोस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश को चेयरमैनशिप दिया गया है। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड एम्पावरमेंट के लिए फिलीपींस को चेयर दिया गया है। रेमिटेंसेस के लिए पाकिस्तान को चेयरमैनशिप दिया गया है, और लेबर मार्केट एनालिसिस के लिए थाईलैंड को चेयरमैनशिप दिया गया है। ये जो प्रोसेस है, कोलंबो प्रोसेस, इसको सपोर्ट कौन करेगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है। ठीक है? अब इसको याद करने का एक टेक्निक भी है। ये जो प्रायोरिटी एरियाज दिया गया है, तो प्रायोरिटी एरियाज का चेयरमैनशिप अलग-अलग देशों को दिया गया है। देखिए, स्किल्स और क्वालिफिकेशन के लिए चेयरमैनशिप दिया गया है श्रीलंका को। एस से स्किल्स, एस से श्रीलंका। फोस्टरिंग एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिक्स का बात हो रहा है ना, एथिक्स का बात हो रहा है, तो बांग्लादेश को आप लेके के आ जाइए। बांग्लादेश को चेयरमैनशिप दे दिया है एथिकल के लिए, बताइए, हँसने वाला बात नहीं है। प्री डिपार्चर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो जगह को फिल करना पड़ेगा। तब तो आप फिल करेंगे वैकेंसी, तब तो आप दूसरे को भेज पाइएगा। तो आप पहले वैकेंसी फिल करिएगा, तो फिल मतलब फिलीपींस, ठीक है? रेमिटेंसेस मतलब जिसको पैसा का ज़रूरत है। पैसा का ज़रूरत किसको होता है? पाकिस्तान, भिखारी को। तो भिखारी नेशन को, पाकिस्तान को रेमिटेंसेस चाहिए होता है, ठीक है? और लास्ट में लेबर मार्केट एनालिसिस। लेबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको पाया जाता है? थाईलैंड में। थाईलैंड में बहुत तरीके के लेबर है, अलग-अलग तरीके का, है ना? तो इसीलिए लेबर मार्केट एनालिसिस के लिए थाईलैंड को चेयरमैनशिप दिया गया है। यहाँ से आपको ये चीज़ याद हो सकता है, ठीक है? आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट्स को देखते हैं, उसके बाद फिर रीड भी करेंगे। तो नोट्स में कहता है कि सीएसआईआर, इन्होंने पीआई चेक नाम का एक प्रोग्राम है, उसका फेज़ 1 को खत्म किया है। तो सीएसआईआर, जिसको अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंस के लिए और इंडस्ट्री के लिए रिसर्च करने के लिए काउंसिल बनाया गया है। तो एक काउंसिल बनाया गया है जो कि साइंस और इंडस्ट्री को लेकर के रिसर्च करेगा। सीएसआईआर, इन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट है पीआई चेक, तो पीआई चेक प्रोजेक्ट का फेज़ 1 को खत्म किया है। इसीलिए पीआई चेक क्या है, ये आपको जानना चाहिए। पीआई चेक जो है वो 2023 में लॉन्च किया गया था, पिछले साल ही लॉन्च किया गया था। ये कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है? क्या है ये पीआई चेक, उसको एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो पीआई चेक के बारे में हम लोग देख रहे थे कि पीआई चेक क्या होता है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना कि किसी भी आदमी का पहले आप हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है? उसका पर्सनल हिस्ट्री देखते हैं कि वो कौन-कौन बीमारी से गुज़र करके आया है। उसका क्लिनिकल हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है? उसका क्या बोलते हैं, जीनोम देखते हैं, उसका जीन देखते हैं, उसका फैमिली को क्या-क्या प्रॉब्लम अभी तक फेस की करने को मिला है, वो भी आप देखते हैं कि कौन-कौन सा बीमारी उसका फैमिली को था। उसके बाद फिर उसके पापा को था, मम्मी को था, वो सब भी देखेगा। उसका लाइफ़स्टाइल को भी चेक करेगा और एक इमेजिंग करेगा। ये पूरा हिस्ट्री देख करके ना कुछ हेल्थ स्टेटस निकलेगा और हेल्थ रिस्क जांच करेगा, ठीक है? इससे क्या होगा, देखिए, जब हम लोग किसी आदमी का पूरा पर्सनल सारा देख लिए कि क्या-क्या रूटीन है उसका, ठीक है? उसका देख लिए कि क्या-क्या प्रॉब्लम से वो गुजरा था, क्या-क्या उसको हेल्थ दिक्कत हुआ था, उसका फैमिली में क्या चीज़ प्रॉब्लम है, उसका जीनोम में क्या प्रॉब्लम था, साथ में उसका लाइफ़स्टाइल किस तरह का है, उसका इमेजिंग करके हम लोग फिर उसका हेल्थ स्टेटस निकालेंगे। या फिर अगर हेल्थी उसका रिस्क है, तो उस रिस्क को भी निकालेंगे, और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन-सा बीमारी इसको होने का खतरा है। अगर बीमारी होने का खतरा होगा, तो उसको स्क्रीनिंग करवाएँगे, काउंसलिंग करवाएँगे, और अगर उसको लग रहा है कि लाइफ़स्टाइल सिर्फ़ खराब है, तो लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़िकेशन कर देंगे। तो पीआई चेक में क्या होता है, हम लोग उसको इसको बोलते हैं फिनोटिक इमेजिंग, इस तरह का उसको बोलते हैं पीआई को। तो पीआई चेक करते हैं हम लोग। पीआई चेक में हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी भी इंसान का ना पूरा हिस्ट्री जाँच लेते हैं। हिस्ट्री में उसका पर्सनल हिस्ट्री हो सकता है, क्लिनिकल हिस्ट्री हो सकता है, फैमिली का क्या प्रॉब्लम हो चुका है वो देखते हैं, जीनोम देखते हैं, लाइफ़स्टाइल देखते हैं, और इसको देख करके फिर हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं, उसका हेल्थ स्टेटस बनाते हैं कि इसका अभी हेल्थ स्टेटस ना गड़बड़ वाला स्थिति में है, एक बार चेक करा लेना चाहिए इसको। डायबिटीज़ से चेक करा लेना चाहिए, काउंसलिंग करवा लेना चाहिए। एग्जाम्पल की हम एक लड़का को देखें, ठीक है? अब वो लड़का को देखें तो वो है ना पूरा मिठाई खाता है। लड़का को छोड़िए, हम हमको देखिए, ठीक है? मान लीजिए कि आप मेरा हिस्ट्री देखेंगे, तो आप मेरा हिस्ट्री देखेंगे कि जब मैं दिल्ली में रहता था, तो मन भर करके मोमोज़ खाता था, बहुत मोमोज़ खाता था। पिज़्ज़ा, बर्गर पूरा एकदम चेप के खाता था, ठीक है? पूरा एकदम खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, वैसा खाता था। तो आप मेरा हिस्ट्री देख लीजिए कि हम पहले कैसे रहते थे। साथ में आप मेरा देखें कि मेरा लाइफ़स्टाइल कैसा है। आप देखें कि देखिए हम बैठ-बैठ के काम करते हैं, हम इधर-उधर घूमते नहीं हैं। क्रिकेट भी अगर हम खेलते हैं तो सप्ताह में 1 बार या फिर महीना में 1 बार ऐसे खेलते हैं। तो आप मेरा लाइफ़स्टाइल चेक किए, मेरा जीन चेक किए कि मेरा जीन में क्या-क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा जीन किस तरह का है। फिर मेरा फैमिली को देखिए, मेरे पापा को क्या प्रॉब्लम था,
मेरे दादाजी को क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, वो चीज़ आप देख लिए, ठीक। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, हेल्थ हेल्थ स्टेटस जाँच करेंगे। देखेंगे कि हाँ, इसको ये रिस्क हो सकता है, डायबिटीज़ का खतरा इसको हो सकता है, पाइल्स का खतरा इसको हो सकता है, ठीक है, कैंसर का खतरा इसको हो सकता है। तो आप ये 4 बात आप यहाँ पर बोलिए कि ये सब खतरा हो सकता है। तो इसका आप स्क्रीनिंग कराएँगे, इसका आप काउंसलिंग कराएँगे। अगर लाइफ़स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़िकेशन करवाएँगे। तो देखिए, ये है कार्डियो मेटाबॉलिक डिज़ीज़ के लिए है। ठीक है? ये जो पीआई चेक है, ये कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ के लिए है। मतलब हार्ट, लिवर, डायबिटीज़ ये सब के लिए। तो पीआई चेक क्या होता है वो हम लोग समझ गए। ठीक है? तो सीएसआईआर जो है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने फेज़ 1 खत्म किया है पीआई चेक का। ठीक है? ये 2023 में लॉन्च किया गया था पीआई चेक, और इसमें किस डिजीज़ को लेकर के बात होता है, कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है? अब हम लोग रीड करते हैं। तो काउंसिल, एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ। तो काउंसिल ऑफ रिसर्च, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) recently concluded phase 1 of its groundbreaking longitudinal health monitoring project PI check। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। पहले हम लोग फिनोटाइपिंग करते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम लोग हेल्थ स्टेटस या फिर रिस्क को देखते हैं, लास्ट में हम लोग जो भी उसका ट्रेजेक्टरी है उसको मॉडिफाई करते हैं ताकि वो ठीक स्थिति में पहुंच सके अगर वो गलत रास्ता में जा रहा होता तो। ठीक है, तो पीआई चेक प्रोजेक्ट क्या होता है, इसमें हम लोग रिस्क फैक्टर को जांच करते हैं इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, मतलब कि कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेस, ठीक है, विद इन इंडियन पॉपुलेशन। लॉन्च ईयर कब है, 2023 में लॉन्च किया गया था। ये पैन इंडिया लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है बीइंग कंडक्टेड टू डेवलप एन इनहैंस्ड प्रिडिक्शन मॉडल फॉर कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज, स्पेशली डायबिटीज, लिवर डिजीज एंड कार्डियक डिजीजेस। ठीक है, कौन सा कंडक्ट करा रहा है, सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज में क्या कहता है, ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 12th प्लेनरी सेशन में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपना 12th प्लेनरी सेशन में ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के बारे में बात किया। और ये पार्टनरशिप में ये लोग क्या बात किया कि 2030 तक हम लोग 50% ऑफ द सॉइल को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ये लोग बोला कि इमरजेंसी है भाई, जो 50% ऑफ द सॉइल है ना वो खराब होते जा रहा है, उसको हम लोग को इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए ये जो पार्टनरशिप के अंदर ये बात कहा गया कि हम लोग 2030 तक 50% ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करेंगे। ये जो ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप कब स्टैब्लिश किया गया था, 2022 में स्टैब्लिश किया गया था बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना सा ही न्यूज़ था, लेकिन रीड करने के लिए आपको देखिए कितना कुछ रीड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एग्जामिनेशन तो 2-3 दिन पहले आप इतना कुछ रीड नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको करने नहीं देगा। रीज़न ये है कि आपको लगेगा कि इतना पढ़ना है, हमसे नहीं होगा, छोड़ो, जो है ऐसे चल जाएँगे, ये आप करिएगा। उससे अच्छा है कि आप ये नोट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक? रीड करते हैं। Global Soil Partnership Assembly has called for urgent action to improve and maintain the health of at least 50% of the world's soil by 2030 at 12th plenary session hosted by Food and Agriculture Organization। एक ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप क्या है, ये 2012 में स्टैब्लिश किया गया था बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो सॉइल्स है उसका अच्छे से मैनेजमेंट हो पाए, टू पोजीशन द सॉइल्स इन ग्लोबल एजेंडा एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोग काम करते हैं टू इम्प्रूव सॉइल गवर्नेंस, टू गारंटी प्रोडक्टिव सॉइल्स टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। छोटा सा न्यूज़ था। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। इस न्यूज़ में कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज के लिए एक प्लान प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो ये प्लान क्या है इसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। ये प्लान इसी साल से चालू हो गया है। इसके लिए पहले मीटिंग हुआ, फिर ये चालू हो गया। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये प्लान क्या है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, हम लोग ऐसा प्लान बना रहे हैं जहां पर ग्रेन स्टोरेज के लिए हम लोग जगह बनाएंगे, वेयर हाउसिंग करवाएंगे। तो इसके लिए कितना रुपया हम लोग खर्चा कर रहे हैं, 1.25 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, सॉरी 1.25 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वेयर हाउसिंग बनाएंगे। और वेयर हाउसिंग में क्या होगा, जो भी किसान है वो अपना जो भी फसल है उसको स्टोर कर पाएगा, और जब जरूरत पड़ेगा, जब मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा होगा, तब उस फसल को बेच पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी हम लोगों के पास बहुत सारा ग्रेन है और मार्केट में भी बहुत सारा ग्रेन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में प्राइस पूरा कम है, बिक ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ग्रेन को वेयर हाउस में डाल देंगे
और बाद में यूज करेंगे जब ग्रेन का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें सरकार का फायदा होगा, सरकार का इनकम भी इनहेंस होगा। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया है? 2024 में ही ये प्लान को लॉन्च किया गया है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल के लिए ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। तो इसके अंदर जो मेन काम होने वाला है वो किसके द्वारा होने वाला है? पैक्स के द्वारा, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बहुत सारा हम लोग पैक्स को इस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो पैक्स का क्या काम है वो समझते हैं। जो फार्मर्स है, ठीक है, जो भी किसान है, वो अपना जो भी ग्रेन है वो पैक्स को जाकर के पकड़ा देगा और पैक्स को बोलेगा कि देखो तुम्हारे पास जो वेयर हाउस है ना, वहां पर मेरा सामान रख दो, ये मेरा 2 कुंटल का सामान है, तुम रख दो। अभी जो है मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, जब मार्केट अच्छा चलेगा वहां बेच देंगे, तो अभी तुम रख लो अपना वेयर हाउस में। तो पैक्स बोलेगा हम रख लेंगे, इस जो तुम्हारा 2 कुंटल सामान है ना उसके बदले में तुम लोन ले लो, तुम लोन ले लो, तुम्हारे पास पैसा भी मिल गया अर्जेंट, तुम्हारे पास पैसा आ गया। अब तुम क्या करना कि ये पैसा को चुका देना। कब चुकाएगा तुम पैसा? जब ये सामान को तुम बेच देगा ना, 2 कुंटल ग्रेन है वो तुम बेच देगा, और ये जब तुम बेच देगा तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तो उस पैसा से तुम मेरा लोन को पूरा कर देना। तो ये कर रहा है पैक्स, इसीलिए हम लोग बहुत सारा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, ऐसा सरकार का मतलब कहना है। पीएम नरेंद्र मोदी ये बात चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम लोग 500 से ज्यादा पैक्स को बनाएंगे पूरे इंडिया में। इससे क्या होगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज हो पाएगा। रीड करते हैं अब हम लोग न्यूज को। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैड ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन न्यू दिल्ली। तो ये जो मीटिंग हुआ है, पहला मीटिंग हुआ है किस चीज का? कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जो कोऑर्डिनेट करेगा इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है दिस कमिटी will review the status of implementation of its pilot project in 11 states which was initiated in 2023। 2023 में पायलट प्रोजेक्ट लागू हुआ था। तो पायलट प्रोजेक्ट में 11 स्टेट को चुना गया था और 11 स्टेट में ही पैक्स बनाया गया था और उस आधार पर यह चीज हो रहा था। तो पहले ये पायलट प्रोजेक्ट में बन रहा था, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक कमिटी का फाइनल मीटिंग हुआ है और उसके बाद फिर ये चीज पूरे इंडिया में चालू हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए एट पैक्स लेवल। पैक्स मतलब कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लेवल। तो पायलट प्रोजेक्ट में कौन कौन सा स्टेट कवर था? यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और तेलंगाना। देखिए ये जो है वो पायलट प्रोजेक्ट का बात कर रहा है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, अब मेन प्लान एक्शन में आ चुका है। तो आपको जो है वो मेन प्लान याद रखना है। मेन प्लान क्या है? 2024 में लॉन्च हुआ है, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए लॉन्च होगा। यहाँ पर क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं। कितना रुपया खर्चा होगा इस प्लान के अंतर्गत? 1.25 लाख करोड़। इसमें क्या होगा? बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि वेयर हाउसेस बनेगा, कस्टम हायरिंग सेंटर बनेगा, प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा और फेयर प्राइस शॉप बनेगा। किस लेवल पे? पैक्स लेवल पे, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? जो फार्मर्स है वो अपना जो भी प्रोड्यूसर्स है, जो भी अपना फसल है, वो पैक्स को दे देता है और पैक्स उसके बदले में पैसा दे देता है, यानी कि लोन दे देता है। अब ये लोन वो चुकता कर सकता है किसान जब वो वापस से वो सामान को बेच करके पैसा इकट्ठा कर ले। ठीक है, यही चीज है। यहाँ पर 500 एडिशनल पैक्स बनाया जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, एनसीसीएफ, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, एनबीसीसी। ठीक है, तो ये न्यूज था। अब हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। अब अगला न्यूज आ रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है जिन्होंने लॉन्च किया है, वर्ल्ड इन एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। मैंने आपको टेलीग्राम पे एक रील्स भी भेजा था। ठीक है, रील्स में कह रहा था कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। ठीक है, एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है ये कम हुआ है, 4.9% हो गया है 2024 में। पहले 5% था, तो थोड़ा सा कम होकर के 4.9% हो गया है 2024 में। जॉब गैप है 402 मिलियन। जॉब गैप का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिलता नहीं है, करना चाहे मिल ना पाए, दिल कितना मजबूर है, किसे पता है कौन ही जाने कब जॉब मिलने वाला है। समझे? तो ऐसा है जॉब गैप, 402 मिलियन लोग फेस कर रहे हैं। 402 मिलियन पूरे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन स्किल्ड भी हैं लेकिन काम मिल नहीं रहा है। जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है कि जेंडर इक्वालिटी का क्या स्थिति है। 45% ऑफ वर्किंग एज वुमेन काम कर रही हैं और 69.2% ऑफ वर्किंग एज मैन काम कर रहे हैं। यानी कि देखिए जितना वुमेन वर्किंग एज में है उसका सिर्फ 45% काम कर रही है, यानी कि बाकी लोग काम नहीं कर रही हैं, घर में है।
मैन के देखा जाए तो वर्किंग एज का मैन में 69.2% जो है वो काम कर रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो इनकम की बात करें आप तो इनकम जो है वो वुमेन और मैन के बीच में बहुत डिफरेंट होता है। इनकम की बात करें तो जो हाई इनकम कंट्रीज है वहां पर अगर मैन 100 रुपया कमाता है तो वुमेन 73 रुपीज कमाती है, और लो इनकम कंट्रीज में अगर मैन 100 रुपया कमाता है तो वुमेन जो है 44% कमाएगी। बहुत चिंताजनक बात है। अगर हाई इनकम कंट्री है तो वहां पर आप देख पा रहे हैं कि वुमेन को ज्यादा पैसा मिलता है और लो इनकम कंट्री में वुमेन को कम पैसा मिलता है। इसका सिंपल सा कारण है, नाम में छिपा हुआ है। जहाँ पर वुमेन को भी पैसा मिलेगा तो वुमेन भी काम करेगी, और वुमेन भी काम करेगी तो डेवलपमेंट होगा, है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब जो आईएलओ है ना वो इंडिया के लेकर के बात किया गया था, ठीक है। आईएलओ ने इंडिया को लेकर के भी बहुत सारा बात कहा था, वो बात को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर लिया है, अब हम लोग रीड करते हैं इसको भी। तो आईएलओ के हिसाब से इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट क्या स्थिति है। तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट का क्या स्थिति है, 83% ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स यूथ है। मतलब जितने लोग भी अनएम्प्लॉयड है उसमें से 83% यूथ है, जो कि 34 ईयर्स के अंदर आते हैं। अब अगर देखा जाए कि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कितना है, तो 2000 में 35.2% था और 2022 में 65.7% है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। हम लोग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 4.9% है, जॉब गैप 402 मिलियन है, और जेंडर इनक्वालिटी भी है। 45% ऑफ वर्किंग एज वुमेन काम करती हैं और 69.2% ऑफ वर्किंग एज मैन काम करते हैं। ठीक है, इनकम में भी डिफरेंस है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि इंडिया का यूथ बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, इसीलिए सिर्फ रील्स चलाते रहता है। तो इंडिया का जो भी अनएम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स है उसमें 83% जो है वो यूथ है, और 2000 में जो टोटल अनएम्प्लॉयड यूथ का रेट था वो 35.2% था, जो कि 2022 में बढ़ करके 65.7% हो गया। एक बार रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंडिया के बारे में नहीं लिखा है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के बारे में मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। अब की फाइंडिंग्स को देखा जाए तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स में 5% था 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि गिर के हो गया है 4.9% in 2024। तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरा है 4.9%। 2025 में भी 4.9% ही रहेगा। जॉब गैप्स क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, इस तरह के इंडिविजुअल बढ़ गए हैं, 402 मिलियन हो चुके हैं। इसके बाद जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में बात हो रहा है कि वुमेन में क्या इंपैक्ट हुआ है। वुमेन जो कि लो इनकम कंट्रीज में है उन लोगों को बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है लेबर मार्केट में। हम लोगों ने देखा ही कि उन लोगों को पैसा भी बहुत कम मिलता है। अगर लो इनकम कंट्रीज को देखा जाए तो एक मैन को अगर 100 रुपया मिलता है तो वुमेन को 44 रुपीज मिलेगा। इसके साथ अगर इनकम डिस्पैरिटी देखा जाए तो इनकम डिस्पैरिटी भी है, साथ में लेबर मार्केट डिटैचमेंट भी है, ठीक है। मैनी मोर वुमेन देन मैन आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द लेबर मार्केट ऑफन ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बहुत सारी महिलाएं जो है वो काम छोड़ देती हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बहुत न्यूज़ था जो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ में एक रिपोर्ट जारी किया गया है यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इस रिपोर्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप रीडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा डेटा दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए दिया गया है, वो आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हम लोग नोट्स को समझते हैं, फिर हम लोग रीडिंग भी करेंगे। हम लोग इसको पहले समझते हैं नोट्स में। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया है, रिलीज किसने किया है, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर के। नाम क्या है, प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स 2000 से लेकर के 2023 तक, स्पेशल फोकस ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ। तो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे के दिन ये रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। फाइंडिंग्स क्या क्या रहा है इस रिपोर्ट के अंदर, इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है, अब फाइंडिंग्स में कहा गया कि 447 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको पानी का सुविधा ठीक से नहीं मिल पाता है। 427 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनको सैनिटेशन ठीक से नहीं मिल पाता है, और 646 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनको हाइजीन ठीक से नहीं मिल पाता है, यानी कि वाटर सैनिटेशन और हाइजीन वॉश। तो वॉश फैसिलिटी जो है बच्चों को ठीक से नहीं मिल पाता है। कहाँ पर नहीं मिल पाता है, स्कूल में नहीं मिल पाता है, ठीक है। साथ में अगर मेंस्ट्रुएशन हेल्थ की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एजुकेशन को देखा जाए तो सिर्फ 39% ऑफ स्कूल है जहां पर मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के बारे में लोगों को जानकारी देता है, बच्चों को जानकारी दिया जाता है। फिर मेंस्ट्रुएशन वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें कि जो मेंस्ट्रुएशन के लिए जो पैड वगैरह होता है, तो वो पैड को फेंकने के लिए कहाँ पर फेंका जाएगा, वो तो एक डस्टबिन होना चाहिए, एक स्पेशल बिन होना चाहिए जहां पर वो पैड को फेंक सकते हैं आप।
तो ये जो फैसिलिटी है सिर्फ 31% ऑफ स्कूल्स में है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी बच्ची है जिसको कि मेंस्ट्रुएशन अचानक से हो गया है, क्योंकि होता ही है स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि अचानक से उनको मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो उस केस में क्या उसके लिए कोई पैड वगैरह वो ऑफिस में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? तो देखा गया कि मैक्सिमम स्कूल में ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं रहता है। टीचर ट्रेनिंग, टीचर को ये ट्रेनिंग नहीं दिया गया है कि किस तरह से आपको डील करना है जब ऐसा सिचुएशन आए, या फिर मेंस्ट्रुएशन का स्थिति अगर बन रहा है किसी बच्चे में तो आपको क्या ट्रेन करना चाहिए बच्चे को, कुछ भी नहीं मालूम है टीचर को। डेटा ट्रैकिंग, कोई डेटा भी ट्रैक नहीं होता है कि किस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन का क्या हेल्थ हो रहा है, कितने लोग जो है मेंस्ट्रुएशन से पीड़ित हैं, कितने बच्चे मेंस्ट्रुएशन की वजह से अपना स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसके बारे में कोई भी डेटा ट्रैकिंग नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा, रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है? यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ। यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए काम करता है और डब्ल्यूएचओ यानी कि हेल्थ के लिए काम करता है। बच्चे का कौन सा हेल्थ होगा? बच्चे का जो लेडीज बच्चे हैं, जो कि फीमेल बच्चे हैं, उनका क्या हेल्थ होगा? मेंस्ट्रुएशन सबसे बड़ा हेल्थ है ना, मेंस्ट्रुएशन के लिए गड़बड़, इसका मतलब स्थिति गड़बड़। तो इस रिपोर्ट का क्या नाम है? प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन 2000 to 2023 इन स्कूल्स, स्पेशल फोकस ऑन मेंस्ट्रुएशन। किस दिन लॉन्च किया गया? मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे के दिन। ठीक है, क्या क्या फाइंडिंग्स हुआ कि वाटर सैनिटेशन और हाइजीन फैसिलिटी बच्चों को नहीं मिल पाता है। मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एजुकेशन सिर्फ 39% स्कूल में पाया जाता है। मेंस्ट्रुएशन वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ 31% स्कूल में पाया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है ही नहीं, टीचर ट्रेनिंग है ही नहीं, डेटा ट्रैकिंग है ही नहीं। अब रीड करते हैं इसको। आज हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, अंदर से मुझे फीलिंग भी अच्छा नहीं हो रहा है और छाला हुआ रखा है। ठीक, मुंह में मुझे छाले हुए रखे। ठीक, तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, तो आप मेरे लिए एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया कि क्या ये रिपोर्ट का नाम था, प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स। ठीक है, रीड करते हैं हम लोग। यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ, प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स 2000 से लेकर 2023 तक, स्पेशल फोकस ऑन मेंस्ट्रुएशन हेल्थ ऑन द ओकेजन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेशनल डेटा को पकड़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि नेशनल डेटा में काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को लेकर के क्या क्या फाइंडिंग्स रहा है इस रिपोर्ट के अंदर? ब्रॉडर एक्सेस टू वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन यानी कि वॉश फैसिलिटी। वॉश फैसिलिटी में 447 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक ड्रिंकिंग सर्विसेज नहीं मिल पाता है। 427 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक सैनिटेशन सर्विसेज नहीं मिल पाता है। लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग बाथरूम नहीं मिल पाता है स्कूल के अंदर। 646 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनको कि बेसिक हाइजीन सर्विसेज नहीं मिल पाता है। मेंस्ट्रुएशन हेल्थ की बात करें तो ग्लोबली 39% ऑफ स्कूल ही है जो कि मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के बारे में एजुकेशन देते हैं। 39% ऑफ स्कूल्स प्रोवाइड मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ओनली 31% ऑफ स्कूल्स वर्ल्ड वाइड हैव बीन्स फॉर मेंस्ट्रुएशन वेस्ट इन गर्ल्स टॉयलेट। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट की बात करें तो मैनी स्कूल्स डू नॉट प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। स्टिग्मा और मेंटल हेल्थ की बात करें तो लोगों में एक स्टिग्मा है कि जो भी जिनको भी मेंस्ट्रुएशन हो गया है तो वो हो गया कि इम्प्योर हो गई। ये जो स्टिग्मा है ये बहुत पाया जाता है लो इनकम कंट्रीज में या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, तो ये स्टिग्मा तो चलता ही चल रहा है। फिर टीचर ट्रेनिंग को कहा गया कि नो नेशनल डेटा सेट्स ट्रैक हाउ मेनी टीचर्स आर ट्रेन्ड टू टीच मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ठीक है, और डेटा ट्रैकिंग कुछ नहीं है। ओनली 30 कंट्रीज मेनली इन सब सहारन अफ्रीका हैव डेटा ट्रैकिंग एट लीस्ट वन ग्लोबली रिकमेंडेड प्रायोरिटी इंडिकेटर ऑफ एमएचएच यानी कि मेंस्ट्रुएशन हेल्थ हाइजीन। तो देखिए रीड करने से आपको कितना ही कुछ लग रहा है कि कितना रीड करना है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान में इतना कुछ ही रखना था जो मैंने यहाँ पर आपको दिया है। ठीक, ये जो है ये आपका काम बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला रिपोर्ट। अगला रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? FSIN के द्वारा। एक बार हम लोग समरी देखते हैं फिर रीडिंग भी करेंगे। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है FSIN फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसमें 59 कंट्रीज में 1.3 बिलियन पीपल को देखा गया है, इवेल्युएट किया गया है और उस आधार पर ये रिपोर्ट लाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश या पूरी दुनिया में एक्यूट हंगर बहुत बढ़ गया है।
एक्यूट हंगर कितना परसेंटेज हो गया है? 21.5%। जितना भी लोगों को इन लोगों ने देखा है, उसमें से 21.5% ऐसे लोग हैं जो कि एक्यूट हंगर में है, भूख में है। फूड इनसिक्योरिटी की बात करें, 22% जो है वो फूड इनसिक्योरिटी के अंदर है। बच्चों की बात करें तो 36 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो अंडर 5 के एज में है और उन लोग फूड इनसिक्योरिटी के अंदर आते हैं, जिनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, कितने लोगों में ये इवेल्युएशन हुआ है? 1.3 बिलियन पीपल पे। ठीक है, साथ में इन लोगों ने कहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड क्राइसिस कहाँ पर हो रहा है। नंबर 1 में है कॉन्गो, नंबर 2 में है नाइजीरिया, नंबर 3 में सूडान, फिर है अफगानिस्तान, इथियोपिया, यमन, सीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। याद रखिएगा, कॉन्गो नंबर 1 पे है व्हेन टॉक अबाउट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड क्राइसिस। खाने को लेकर के कौन क्राइसिस में रह सकता है? कंगाल आदमी ही रह सकता है, इसीलिए कॉन्गो है नंबर 1 पे। ठीक है, क्या क्या ड्राइवर्स है जिसके वजह से ये फूड क्राइसिस हो रहा है? ड्राइवर्स क्या क्या है? ड्राइवर्स है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सारे देश में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, साथ में क्लाइमेट भी एक इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, और बहुत सारा देश इकोनॉमिक शॉक से भी गुजर रहा है। तो इकोनॉमिक डाउनटर्न भी हो रहा है जिसकी वजह से गरीबी है, तो खाना नहीं पहुंच पा रहा है, खाना के लिए खर्चा नहीं हो पा रहा है। क्लाइमेट खराब है, इसीलिए एग्रीकल्चर से खाना प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है, हम लोगों को इंपोर्ट में मैक्सिमम डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से खाना नहीं पहुंच रहा है, गरीबी फैल गया है। ड्राइवर्स तो हम लोगों को मालूम है पहले से ही कि कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट और इकोनॉमिक शॉक्स। ठीक है, अब रीड करते हैं इस पूरे न्यूज को। देखिए, रीड करने के लिए आपको कितना कुछ रीड करना पड़ेगा। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सपोर्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। की हाइलाइट्स क्या है कि 1.3 बिलियन को हम लोग कवरेज किए हैं अक्रॉस 59 कंट्रीज, और हम लोग देखे हैं कि एक्यूट हैंगर में राइज हो गया है नियरली टू 82 मिलियन पीपल, यानी कि 21.5% ऑफ एनालाइज्ड पॉपुलेशन एक्यूट हंगर में है, खाना नहीं खा पा रहा है, खाना पहुंच नहीं रहा है। परसिस्टेंट एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है, उन लोगों को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी कुछ श्योरिटी नहीं है। फॉर द फोर्थ consecutive year, the proportion of people facing acute food insecurity remains high at almost 22%, surpassing pre-COVID-19 लेवल। तो कोविड-19 लेवल जो था उससे भी ज्यादा फैल गया है फूड इनसिक्योरिटी। यहाँ पर चिल्ड्रन और वुमेन बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गई हैं। 36 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 years of age acutely malnourished in 32 countries। ठीक है, इसका रीजन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर्स। फिर कहा गया है कि ये जो हंगर है ये परसिस्टेंटली आगे बढ़ ही जा रहा है। ठीक, 10 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड क्राइसिस के अंदर है 2023 के अंदर। कॉन्गो जो कि कंगाल है वही तो नंबर 1 पे आएगा। नाइजीरिया, सूडान, अफगानिस्तान, इथियोपिया, यमन, सीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। कौन कौन सा ड्राइवर है जिसकी वजह से फूड क्राइसिस हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और इकोनॉमिक शॉक्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं है ये एक्चुअल बात है। जब कोविड-19 हुआ था तब कुछ देश जो है ना वो वैक्सीन बना लिया था, जैसे कि इंडिया। इंडिया वैक्सीन जल्दी बनाया था, आपको याद होगा। तो वैक्सीन जब बनाया था तो वैक्सीन को फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा था कि एक देश दूसरा देश तीसरा देश ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में ना बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि सही सप्लाई चेन नहीं बना हुआ था। बहुत टाइम लग रहा था वैक्सीन को पहुंचने के लिए, और जितना टाइम लग रहा था उतना लोग मर रहे थे। तो कितना ही टेंशन वाला बात था। इसके लिए जो बहुत सारा देश है ये लोग मिल करके कन्वेंशन साइन किया और कहा कि ये जो सप्लाई चेन है ना बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, जहां पर हम लोग दवाई को पहुंचाते हैं, ये सप्लाई चेन है ये इसको हम लोग स्टैब्लिश करेंगे, अच्छे से अच्छे सप्लाई चेन हम लोग बनाएंगे, ताकि क्या हो कि कोई भी देश जब वो बना लेगा वैक्सीन तो जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगा कम से कम दूसरा देश तक, जान बच सकेगा। इसके लिए कौन कौन सा देश ने कन्वेंशन साइन किया? साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस, जापान और ईयू। तो इन पांचों ने मिलकर के एक कन्वेंशन साइन किया जिसका नाम था बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024, सैन डिएगो यूएसए में। यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा सप्लाई चेन फॉर बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग कोऑर्डिनेट करेगा, बातचीत करेगा फॉर सप्लाई चेन, रेगुलेशन और बायो पॉलिसीज। समझे? ये है न्यूज। इस न्यूज को हम लोग एक बार रीड करते हैं। हम लोग। तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस कब लॉन्च किया गया है? ड्यूरिंग बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024, जो कि सैन डिएगो यूएसए में हुआ। साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस, जापान और ईयू ने लॉन्च किया है मिलकर के, ताकि एक रोबस्ट और रिलायबल सप्लाई चेन बन सके फॉर बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर। क्या क्या फोकस एरिया है?
कि हम लोग बायो पॉलिसीज और रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम लोग सपोर्ट करेंगे, उसके लिए खर्चा देंगे, और हम लोग सप्लाई चेन को अच्छे से रेजिलिएंट बनाएंगे, सप्लाई चेन मैप को बनाएंगे ताकि जो है रॉ मटेरियल है या फिर इंग्रेडिएंट्स है जल्दी से जल्दी एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो पाए। नेक्स्ट न्यूज़ में कहता है, पहले नोट समझते हैं, तो आपको नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो एकदम स्मूथ लगेगा। देखिए WHO ने क्या किया है, एक कोलैबोरेटिंग सेंटर खोला है इंडिया में। अब कोलैबोरेटिंग सेंटर खोलने से अच्छा है कि किसी पार्टनरशिप कर लेगा, तो एक इंस्टीट्यूट को चुना गया है, उस इंस्टीट्यूट को कोलैबोरेटिंग सेंटर बना दिया गया है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट को चुना गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद। तो हैदराबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, इसको चुना गया है और इसको बनाया गया है कोलैबोरेटिंग सेंटर ऑफ WHO। यहाँ पर 4 साल तक क्या होगा, रिसर्च किया जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के। तो इट इज द फर्स्ट डेजिग्नेशन फॉर रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिसर्च करने के लिए पहला डेजिग्नेशन जो WHO ने कहीं पर दिया है तो वो इंडिया में दिया है, और इंडिया में भी किसको दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। यहाँ पर क्या होगा, WHO इस इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके 3 काम करेगा। WHO का असिस्ट करेगा आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा को लेकर के, कि आयुर्वेदा में क्या क्या बीमारी ठीक हो सकता है, यूनानी में क्या क्या बीमारी ठीक हो सकता है, सिद्धा में क्या क्या बीमारी ठीक हो सकता है, और सोवा रिगपा का इस्तेमाल करके हम लोग क्या क्या बीमारी को ठीक कर सकते हैं। साथ में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस जिस पे काम करा WHO, वहां पर अपडेशन भी हो जाएगा। साथ में जो मेंबर कंट्रीज है, WHO का जो मेंबर कंट्रीज है, वो लोग भी रिसर्च कर पाएगा और रिसर्च करने मेथोडोलॉजीज निकाल पाएगा। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद, इसको बनाया गया है कोलैबोरेटिंग सेंटर। यहाँ पर WHO क्या करेगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि WHO को हेल्प करेगा कि देखो भाई, इंडिया में आयुर्वेदा से इतना बीमारी ठीक हो सकता है, यूनानी से इतना बीमारी ठीक हो सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में तुम लोग सोचो, इसके बारे में रिसर्च करो। और जो भी WHO का मेंबर स्टेट्स है उन लोग को भी बोलेगा कि देखो इस तरीके से तुम रिसर्च कर सकते हो ताकि तुम आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा का इस्तेमाल कर पाओ। ठीक है, साथ में WHO जो है वो ICD बना रहा है। ICD मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, कि कितना डिजीजेस है एक बीमारी से ठीक हो सकता है, कितना डिजीजेस है दूसरा बीमारी से ठीक हो सकता है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी अपडेट हो जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, तो WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर किसको बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद। कब तक के लिए, 4 साल के लिए, 2027 तक के लिए। ये पहला ऐसा डेजिग्नेशन है जो कि WHO ने दिया है फॉर रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसके अंदर क्या काम होगा, WHO को असिस्ट किया जाएगा, ICD-11 को अपडेट किया जाएगा और मेंबर स्टेट्स को सपोर्ट किया जाएगा। अब हम लोग रीड करते हैं। तो WHO हैज डेजिग्नेटेड NIIMH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद as a WHO collaborating center for fundamental and literary research in traditional medicine. It is a recognition valid for 4 years, starting from June 2024. ठीक है, it is the first such designation for fundamental and literary research in traditional medicine. As WHO collaborating center, NIIMH will assist WHO to standardize terminologies for Ayurveda, Unani, Siddha, and Sowa Rigpa, update ICD-11 यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2 फॉर 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, और लास्ट में टू सपोर्ट मेंबर स्टेट्स टू डेवलप रिसर्च मेथोडोलॉजीज फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, अगला न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, तो अगला न्यूज़ क्या है एक बार हम लोग समझते हैं। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जूम भी कर पाऊँ मैं इसको। देखिए क्या बात है, समझते हैं हम लोग। तो CSC जो है, CSC क्या होता है, कॉमन सर्विस सेंटर। ये जो CSC आप देखे होंगे अक्सर आपके राज्य में भी, आपका डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारा CSC मिलता है। CSC मतलब क्या होता है, कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है, जहां पर आप कुछ काम कर सकते हैं, वो कंप्यूटर वाला काम होता है। इसको क्या जो केंद्र बोलते हैं, हाँ क्या जिसको केंद्र बोलते हैं हिंदी में, वहां पर आप जाकर के जाति के लिए अप्लाई कर सकते हैं, निवासी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होता है, कॉमन सर्विस सेंटर होता है। कुछ केंद्र इसको कहते हैं, मैं अभी भूल रहा हूँ, ठीक है, कुछ केंद्र होता है।
आरोग्य केंद्र, ऐसे कुछ केंद्र होता है जिसका नाम है, उसको इंग्लिश में सीएससी कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। वहां पर आप जा करके गवर्नमेंट का जो भी सर्विसेज है उसको आप अवेल करवा सकते हैं। वहां बोल सकते हैं कि सर देखिए हमको जाति निवासी बनाना है, कैसे बनेगा, तो वो बताएगा कि देखो ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह का बहुत सारा कॉमन सर्विस सेंटर होता है, ठीक है। वो है ना, वो आपको आधार के हिसाब से पैसा भी दे देता है। बहुत सारा कॉमन सर्विस सेंटर होता है, बहुत सारा गाँव में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है। तो जो सीएससी है, ये किसके साथ मिला हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि हम लोग 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट कर देंगे सीएससी में। जब सीएससी में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या फायदा होगा? फार्मर लोग कंप्यूटर लेकर के बैठेगा, तो क्या होगा कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फार्मर का जो भी स्कीम्स है जो सरकार ने लॉन्च किया है, वो दे पाएगा नॉर्मल फार्मर्स को, नॉर्मल लोगों को। देखिए, सीएससी बनाना आसान काम नहीं है। हर क्षेत्र में सीएससी बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में ऑलरेडी बहुत सारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो वहां पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सीएससी में, ताकि क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। जो लोग कंप्यूटर जानते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, साथ में सीएससी का सर्विस डिलीवरी बढ़ जाएगा। सीएससी का सर्विस डिलीवरी बढ़ जाएगा मतलब अलग अलग क्षेत्र में हम लोग सीएससी खोल पाएंगे, तो अलग अलग क्षेत्र में कंप्यूटर वाला सर्विसेज लोगों तक पहुंच पाएगा, गांव तबकों में भी पहुंच पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक नोडल सेंटर की तरह काम कर पाएगा। जैसे कि जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है सरकार का, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएगा। कौन देगा? ये कॉमन सर्विस सेंटर देगा। साथ में बहुत सारा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होता है, जहां पर इंटरेस्ट का माफी मिल जाता है। लेकिन कैसे मिलता है? जितना भी इंटरेस्ट का माफी होता है वो पैसा को सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देता है, अकाउंट में डाल देता है। तो इसका जानकारी भी किसको मिलेगा? जो लोग है उनको मिल पाएगा। कैसे? सीएससी की मदद से। तो सीएससी ज्यादा खोलना था सरकार को, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को चुना गया। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बदल करके सीएससी बना दिया जाएगा। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, सीएससी का सर्विस डिलीवरी भी बढ़ पाएगा और नोडल सेंटर भी बढ़ेगा। और जो भी स्कीम्स है फार्मर को लेकर के वो भी लोगों तक पहुंच पाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फर्टिलाइजर स्कीम्स। ठीक है, तो गांवों में गवर्नमेंट सर्विसेज पहुंच सके, इसीलिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट कर देने हैं हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर में। इसके लिए किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये इनिशिएटिव? कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये था बेसिक न्यूज। अब हम लोग रीड करते हैं। तो एक एमओयू साइन किया गया है सीएससी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा टू कन्वर्ट 10,000 एफपीओज इनटू सीएससीज टू प्रोवाइड सर्विसेज अवेलेबल ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल। अंडर दिस सीएससी एसपीवी यानी कि सीएससी स्पेशल पर्पस व्हीकल विल फैसिलिटेट ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एफपीओज। देखिए, अब एफपीओ को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं सीएससी में। तो सीएससी में कन्वर्ट करेंगे तो कंप्यूटर चलाना तो सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग तो सिखाना पड़ेगा, डिजिटल सेवा पोर्टल को किस तरह से यूज करते हैं वो तो सिखाना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग सिखाएंगे? तो हम लोग उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल खोले हैं, स्पेशल एक ऑर्गेनाइजेशन खोले हैं, कंपनी खोले हैं जो कि ये काम करेगा। इसीलिए उसका नाम हम लोगों ने दिया है सीएससी एसपीवी। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा, सीएससी का डिलीवरी बढ़ पाएगा और एफपीओ को एक नोडल सेंटर की तरह से हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे फॉर वेरियस सर्विसेज लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फर्टिलाइजर एंड सीड इनपुट्स। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। पहले हम नोट्स समझते हैं, तब इसको पूरा रीड करेंगे। ठीक है, तो आईपीईएफ का एक मीटिंग हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, आईपीईएफ का मीटिंग हुआ है कहां पर? सिंगापुर में। आईपीईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इस मीटिंग में क्या क्या बात कहा गया है वो हम लोग देखेंगे, और साथ में आईपीईएफ क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि आईपीईएफ कब लॉन्च हुआ था और कहाँ लॉन्च हुआ था, कितना मेंबर है। ठीक है, तो आईपीईएफ मीटिंग सिंगापुर में हुआ, इसका क्या क्या आउटकम हुआ देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्लीन इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पर यह बात किया गया कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे ताकि क्लीन इकोनॉमी हो पाए, क्लीन इन्वायरमेंट हो पाए। उसके बाद दूसरा नंबर में फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट भी साइन हुआ। फेयर इकोनॉमिक एग्रीमेंट में कहा गया कि हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्टेबल बनाएंगे और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि नया नया बिजनेस कर पाएगा, बाहर से देश आएगा, बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ पाएगा। तो हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्टेबल बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा करेंगे।
फिर कहा गया कि आईपीईएफ कैटालिटिक फंड हम लोग चालू कर रहे हैं। इस फंड में हम लोग क्या करेंगे, जो कि क्लीन एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए लोन देंगे। इस फंड को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है काजू। काजू मतलब कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तो काजू मिलकर के इस फंड को सपोर्ट कर रहा है। ये फंड क्या करेगा, क्लीन एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लोन देगा। ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया, 3 गो। 3 गो कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया। बोला कि देखो ये 3 काम है, 3 प्रोग्राम है जिसको हम लोग सबको मिल करके करेंगे। ठीक है। तो कौन कौन सा प्रोग्राम था, पहला था एमिशन अकाउंटिंग। जो भी हम लोग कार्बन एमिशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं, उसका हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि मेजरमेंट करेंगे कितना हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा नंबर ई वेस्ट अर्बन माइनिंग करेंगे। ई वेस्ट अर्बन माइनिंग क्या होता है, मान लीजिए कि एक मोबाइल है। ठीक है। ये मोबाइल मेरा बढ़िया से काम कर रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मेरा मोबाइल काम करना बंद कर दिया। तो फिर हम फेंक दिए इसको, नया मोबाइल जाकर खरीद लिए। तो ये जो मोबाइल हम फेंक दिए, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसा पार्ट होगा, ऐसा रॉ मटेरियल होगा जो काम कर सकता था, जो कि अच्छा स्थिति में था, लेकिन हम इसको फेंक दिए। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अर्बन माइनिंग करने वाले हैं। शहर में क्या करने वाले हैं कि हम लोग ई वेस्ट निकालेंगे, ऐसा मोबाइल फोन निकालेंगे, ऐसा बैटरी निकालेंगे जो कि काम आ सकता है। ठीक है। ये जो प्रोग्राम है इसमें इंडिया लीड करने वाला है। ठीक है। इसके साथ साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी बन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हम लोग छोटा छोटा रिएक्टर भी बनवाएंगे, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या बात किया कि आईपीएफ मीटिंग में हम लोगों का क्या क्या आउटकम निकला। तो क्या क्या आउटकम निकला, पहला क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पर हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर पाए और कार्बन एमिशन को कम कर पाए। फिर फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पर बिजनेस एनवायरमेंट प्रिडिक्टेबल हो पाए और ट्रांसपेरेंट हो पाए। उसके बाद आईपीईएफ का कैटालिटिक फंड भी जारी हुआ, जहां पर हम लोग क्लीन एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन देंगे। इसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, काजू सपोर्ट कर रहा है। काजू मतलब कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। इसके साथ साथ हम लोग 3 प्रोग्राम कोऑपरेटिव मैनर में काम करने चालू करेंगे। एमिशन अकाउंटिंग, एमिशन को अकाउंट करेंगे कि कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेजरमेंट करेंगे। ई वेस्ट अर्बन माइनिंग करेंगे, अर्बन एरियाज में जाकर के जो भी ई वेस्ट फेंका गया है उस ई वेस्ट को निकालेंगे और वहां से जो काम आ सकता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। और तीसरा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे। तो ये इस मीटिंग में आउटकम निकला। अब आईपीईएफ क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आईपीईएफ 2022 में लॉन्च किया गया टोक्यो में। 14 मेंबर कंट्री है इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिजी, मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, यूएसए, वियतनाम, फिलीपींस। ठीक है। 4 पिलर पे बात करता है ये आईपीईएफ। ठीक है। ये 4 पिलर कौन कौन सा है, पहला ट्रेड, ट्रेड अच्छा से हो पाए। सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन बढ़िया से मेंटेन हो पाए। क्लीन इकोनॉमी हो, फेयर इकोनॉमी हो। क्लीन इकोनॉमी का मतलब कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो। फेयर इकोनॉमी का मतलब कि हर जगह जाकर के आप बिजनेस ठीक से कर पा रहे हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस की सप्लाई चेन अच्छे से मेंटेन हो पाए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया से हो पाए और ट्रेड अच्छा से हो पाए। तो इंडिया जो है अभी ट्रेड के लिए कुछ कहा नहीं है, बाकी जो इसका पिलर है उसके लिए इंडिया काम कर रहा है, इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। तो इंडिया ने कौन सा पिलर को ज्वाइन नहीं किया है, पिलर नंबर 1 ट्रेड। ठीक है, इसको ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है। आईपीएफ क्या होता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। जो इंडिया के अगल बगल में पैसिफिक रीजन है वो लोग मिल करके ये क्या बोलते हैं ग्रुप बनाया है। 14 मेंबर कंट्री है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, फिलीपींस, वियतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद सिंगापुर, यूएसए, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड। 4 पिलर इसका है, ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। इंडिया जो है वो ट्रेड वाला को वो लेकर के ज्वाइन नहीं किया है, बाकी सबको ज्वाइन किया है। रीडिंग करते हैं अब। आईपीईएफ, ठीक है, 2022 में लॉन्च किया था टोक्यो में। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। यहाँ पर 14 मेंबर कंट्री है, 4 पिलर है इसका, ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। क्या क्या आउटकम्स हुआ था इस बार जो मीटिंग हुआ सिंगापुर में, उसमें आउटकम्स को देखते हैं। तो क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पर एफर्ट्स डाला जाएगा फॉर एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांजिशन, क्लाइमेट रेजिलियंस और एडेप्टेशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन मिटिगेशन। फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जहां पर हम लोग ट्रांसपेरेंट और प्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे मेंबर कंट्रीज में। ऑपरेशनल लॉन्च हो गया आईपीईएफ कैटालिटिक कैपिटल फंड टू सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ पाइपलाइन ऑफ क्वालिटी क्लीन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कौन कौन सा फाउंडिंग सपोर्टर है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया और यूएस। शॉर्ट में कहें तो काजू। इन लोगों ने 33 मिलियन का लोन दिया है इनिशियल ग्रांट फंडिंग के अंदर। ठीक है।
कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसमें 3 काम को लेकर के काम होगा, 3 प्रोग्राम को लेकर के काम होगा। एमिशंस इंटेंसिटी अकाउंटिंग, ई वेस्ट अर्बन माइनिंग, जिसको लीड कर रहा है इंडिया, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है उसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं नोट्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इसके अंदर क्या क्या आउटकम निकला है उसको हम लोग रीड करते हैं ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल में कह रहा है ये रिपोर्ट के अंदर कि जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2.6% रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 2.7% रहेगा, जो कि कम है। ग्रोथ जो है वो कम है। पिछला डिकेड में जो ग्रोथ था ना ग्लोबल, वो 3% था, और इस बार 2025 में 2.6 होने वाला है, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में 2.7% होने वाला है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ग्रोथ अच्छा हो रहा है। इंडिया में 2025 में ग्रोथ है 6.6%, और अगला 3 साल भी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। 6.6 से लेकर के 6.7% का रेंज में ही ग्रोथ होने वाला है इंडिया का। तो इंडिया अच्छा ग्रोथ क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया के पास डोमेस्टिक डिमांड है और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल की बात करें तो ग्रोथ जो है वो 2.6 होने वाला है, और इंडिया की बात करें तो 6.6% होने वाला है। इंडिया में ग्रोथ अच्छा ही हो रहा है। इसका रीजन ये है कि डोमेस्टिक डिमांड है यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनेंशियल 2025 में जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो 3.5% है, याद रखिएगा। इंडिया को लेकर के इन्फ्लेशन का डेटा मैंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग जो आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट देखेंगे वहाँ का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के देखा जाए तो पूरा दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी क्रूशियल है और कॉशियस है। कॉशियस का मतलब कि अटेंटिव है, वो देख रहा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़ जाए इसीलिए हाई इंटरेस्ट रेट देखा गया है। हाई इंटरेस्ट रेट जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, मनी सप्लाई कम होता है, और मनी सप्लाई जब कम होगा तो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आएगा। लेकिन ये तुरंत नहीं होता है, इसके लिए समय लगता है। तो अभी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कॉशियस है, यानी कि जब चेक कर रहा है, देख रहा है, सारा काम कर चुका है अपने तरफ से, अब लेकिन वो काम को इफेक्ट में आने के लिए समय लगेगा। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी देख रहा है। इमर्जिंग कंट्री जो है वो ग्रोथ कर रहा है। 2023 में इमर्जिंग कंट्रीज लोग कितना ग्रोथ किया था? 4.2%, और 2024-25 में 4% ग्रोथ करेगा। तो यही कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रोथ कितने होने वाला है? फाइनेंशियल 2025 में 2.6%, और फाइनेंशियल 2026 में 2.7%। ग्लोबल का बात कर रहे हैं। ये जो है ये ग्रोथ कम है। लास्ट डिकेड में ग्लोबल ग्रोथ जो था वो 3% था, लेकिन अभी कम हो गया है, अभी सिर्फ 2.5% रह गया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ग्रोथ अच्छा चल रहा है, 6.6% ग्रोथ है। इसका रीजन है डोमेस्टिक डिमांड और इन्वेस्टमेंट। इन्फ्लेशन की बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन 3.5% हो गया है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कॉशियस है, इंडिया में भी और ग्लोबल में भी। रीड करते हैं हम लोग। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का क्या नाम था? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। किसने लॉन्च किया था? वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था। रीड कर लेते हैं एक बार। तो वर्ल्ड बैंक रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो यहां पर ग्लोबल आउटलुक क्या रहा, ग्लोबली क्या इंफॉर्मेशन दिया गया? ग्लोबली कहा गया कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 2.6% है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, और 2.7% होगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ये है कम है। 3.1% था एवरेज ग्रोथ इन द डिकेड बिफोर कोविड-19। तो कोविड-19 से पहले जो ग्रोथ था वो 3.1% था, लेकिन अभी जो ग्लोबल ग्रोथ हो गया है वो कम हो गया है, 2.5% हो गया है। जो इन्फ्लेशन की बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो 3.5% है फाइनेंशियल 2025 में। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कॉशियस है बिकॉज कंटिन्यूड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, ईएमडीई ग्रोथ मतलब कि इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज का जो क्या ग्रोथ है, 4.2% है 2023 में, और 4% है 2025 और 2026 में। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जीडीपी का क्या फोरकास्ट है? 6.6% फॉर फाइनेंशियल 2025। इंडिया जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ रेट है वो 6.7% है ओवर द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। क्या है रीजन इसका रोबस्ट ग्रोथ का? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और इन्वेस्टमेंट का सर्ज। ठीक है, और सर्विस सेक्टर का भी सर्ज। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन की वजह से कॉशियस मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारा डोमेस्टिक चैलेंज है, जैसे कि
बहुत सारा डोमेस्टिक इशू चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग लास्ट न्यूज़ को देखते हैं। लास्ट न्यूज़ है ग्रेट स्कीम। ग्रेट स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल। देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? अलग-अलग कपड़ा, समझे? देखिए कुछ कपड़ा ऐसा होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट के लिए जो कपड़ा यूज़ होगा, उसके लिए जो टेक्सटाइल यूज़ होगा, वो अलग मटेरियल से बनेगा, समझे? उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो आर्मी है, आर्मी के लिए आपको अलग कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहाँ पर पसीना को सोख लिया जाए, समझे? जहाँ पर गर्मी ना लगे, जहाँ पर पूरा एयरी हो। तो अलग-अलग क्षेत्र के लिए ना अलग-अलग टेक्सटाइल का ज़रूरत होता है, अलग-अलग कपड़ा का ज़रूरत होता है। तो इसके लिए ना इनोवेशन करना पड़ता है। तो इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किस क्षेत्र में? टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम लोग पैसा दे रहे हैं। इसीलिए ये स्कीम जारी किया गया है। स्कीम में हम लोग क्या करेंगे? 7 स्टार्टअप्स को पैसा देंगे। मैक्सिमम 50 लाख तक का हम लोग पैसा दे सकते हैं। और इसमें हम लोग उन लोगों से कहेंगे कि तुम लोग प्रोटोटाइप बनाओ, ठीक है? एक सैंपल बनाओ, जिसमें तुम बेस्ट टेक्निकल टेक्सटाइल लेकर के आओ। ऐसा कपड़ा का वैरायटी लेकर के आओ, जो कि आर्मी में इस्तेमाल हो सके। ऐसा कपड़ा का इस्तेमाल हो करो, जो कि हम लोग एस्ट्रोनॉट को दे सकें। ऐसा कपड़ा का इस्तेमाल करो, जो कि हम लोग अलग-अलग क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकें। तो इसीलिए ये स्कीम लाया गया है, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए हम लोग इनोवेशन लाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग उन लोगों को ग्रांट दे रहे हैं। कितना ग्रांट देंगे? मैक्सिमम 50 लाख का ग्रांट देंगे पर स्टार्टअप, ताकि वो लोग प्रोटोटाइप को डेवलप कर पाएँ। ये 7th मीटिंग हुआ है इस बार एम्पावर्ड प्रोग्राम कमिटी के अंदर। ग्रेट, जो ग्रेट होगा वो 7 है, थाला फॉर अ रीज़न। तो 7th मीटिंग इस बार हुआ है 7 स्टार्टअप के लिए। 7th मीटिंग इस बार हुआ है 7th स्टार्टअप के लिए, जिसमें हम लोग 50 लाख रुपए देंगे मैक्सिमम पर स्टार्टअप फॉर डेवलपिंग प्रोटोटाइप विथ रिगार्ड टू टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है? इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो स्कीम है, ग्रेट स्कीम, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल, इसका 7th मीटिंग हुआ है ऑफ एम्पावर्ड पावर्ड कमिटी। इसके अंदर 7 स्टार्टअप को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है, वो मैक्सिमम 50 लाख रुपए देगा फॉर स्टार्टअप फॉर 18 मंथ्स, ताकि जो यंग इनोवेटर्स है, टेक्नोलॉजिस्ट है और साइंटिस्ट है, वो लोग क्या कर पाए? डेवलप कर पाए। किस चीज़ को डेवलप कर पाए? प्रोटोटाइप्स और कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है? तो ये हम लोगों ने अब तक सारा देखा। अब तक हम लोग इतना ही कवर करेंगे आज। आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो जितना भी मैंने कवर करा पाया, मैं कवर कराया, ठीक है? अब हम लोग इसको समराइज़ करते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग समराइज़ करते हैं, जितना भी आज हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि डीपीआईआईटी के हिसाब से एफडीआई जो है हमारे इंडिया में, वो 5 ईयर लो में पहुँच गया है, 44 बिलियन हो गया है। एफडीआई का मतलब क्या होता है? जो बाहर के देश के आदमी आते हैं, कंपनीज़ आता है हमारा देश में और हमारा देश में बिज़नेस सेटअप करता है। इसको ही हम लोग एफडीआई कहते हैं। एफडीआई और एफपीआई में बहुत अंतर है। एफपीआई का मतलब होता है कि फॉरेनर्स जो है, वो शेयर्स खरीद के बैठ गए हैं, और एफडीआई का मतलब होता है कि जो फॉरेनर्स हैं, वो हमारे देश में कुछ डेवलपमेंट किए हैं। तो हमारे देश में जो डेवलपमेंट किए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एफडीआई का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 ईयर का लो में है इस बार का डेटा है एफडीआई को लेकर के। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने एक डेटा रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि एफडीआई जो है इंडिया में, वो 5 ईयर के लो में है, 44 बिलियन के हिसाब से, मतलब 44 बिलियन है। इसका रीजन ये है कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, इसके लिए बाहर के देशों में खर्चा कम हो रहा है। तो अगर खर्चा कम होगा तो एफडीआई भी कम आएगा। साथ में इन्वेस्टमेंट सैचुरेशन हो गया है, यानी कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डन है, तो कोई कोई सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके वजह से 5 ईयर लो में पहुंच गया है 44 बिलियन एफडीआई। कौन कौन सा सेक्टर है जिसने एफडीआई देखा है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर, जिन्होंने सबसे ज्यादा एफडीआई देखा है 8 बिलियन का। फिर है सर्विस सेक्टर, फिर ट्रेडिंग सेक्टर, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो अब एफडीआई सोर्स क्या है, मतलब कौन कौन सा ऐसा देश है जहां से हम लोगों को एफडीआई मिला है मैक्सिमम? सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएस, नीदरलैंड, जापान। सिंगापुर से हम लोगों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 मिलियन का एफडीआई मिल गया है। मॉरिशियस से 8 बिलियन का, यूएस से 5 बिलियन का, नीदरलैंड से 5 बिलियन का और जापान से 3 बिलियन का। ये डेटा को आप याद रखिएगा। कौन सा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम एफडीआई हुआ है? महाराष्ट्र का और कर्नाटका।
महाराष्ट्र में मुंबई है, कर्नाटका में बेंगलोर है ना? इसके बाद देखिए अगला कहा गया कि पीपीपी डेटा के हिसाब से हम लोग हर इकोनॉमीज को रैंक करते हैं और देखते हैं कि पीपीपी के हिसाब से कौन सा देश का इकोनॉमी बड़ा है, कौन सा देश का इकोनॉमी छोटा है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। इंटरनेशनली हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बेस्ड ऑन पीपीपी डेटा। रेफरेंस ईयर लिए हैं 2021 का, ठीक है। ये पीपीपी डेटा क्या है, पीपीपी क्या है? पीपीपी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। फॉर एग्जाम्पल 100 समोसा खरीदने के लिए आपको 600 रुपये यहाँ पर लगेगा इंडिया में, लेकिन यही 100 समोसा अगर आप यूएसए में जाकर खरीदेंगे तो $10 में आपका आ जाएगा। तो इस हिसाब से मान लीजिए कि आपको 100 समोसा खरीदने के लिए कितना यहाँ पर डिफरेंस हुआ, $1 इज इक्वल टू 60 रुपया समोसा खरीदने के लिए या कोई दूसरा कपड़ा खरीदने के लिए। तो ये जो रेट डिसाइड हुआ ना पीपीपी रेट का, ये जो पीपीपी रेट है, इस रेट पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं सारा इकोनॉमीज को। हम लोग मार्केट वैल्यूएशन नहीं देख रहे हैं, हम लोग पीपीपी रेट पे हिसाब से देख रहे हैं। तो पीपीपी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी रेट के हिसाब से जब हम लोग देखते हैं इकोनॉमीज को, तो इकोनॉमीज को हम लोग रैंक करते हैं। तो उस केस में चाइना नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे है और इंडिया नंबर 3 पे है। तो लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन पीपीपी टर्म्स में इंडिया नंबर 3 पे है। कितना ट्रिलियन हुआ है इसका जीडीपी एज पर पीपीपी? 11 ट्रिलियन। चाइना नंबर 1 पे है 28.8 ट्रिलियन के साथ। इंडिया जो है वो पीपीपी के हिसाब से तीसरा नंबर पे है, लेकिन रियल जीडीपी अगर देखा जाए तो वहां पर इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये याद रखिएगा आप। यहाँ पर ये जो डेटा रिलीज किया गया है ये 10वां एडिशन है और 176 इकोनॉमीज को इवेल्युएट करने के बाद आया है। तो 176 इकोनॉमीज को इवेल्युएट किया है, तो ये डेटा थोड़ा सा दमदार है, ठीक। अब चूंकि इंडिया नंबर 3 पे है तो ये याद रखना पड़ेगा कि नंबर 1 पे कौन है और इंडिया कितने नंबर पे है, ठीक है। अगर रीजन वाइज देखा जाए तो ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन नंबर 1 पे है और यूरोप और सेंट्रल एशिया नंबर 2 पे है एज पर लार्जेस्ट इकोनॉमीज, ठीक है। इसके बाद ओईसीडी का एक रिपोर्ट जारी किया गया, क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज 2013 से लेकर 2022 तक का। तो ये रिपोर्ट में क्या कहा गया, ये रिपोर्ट का एक बार बैकग्राउंड समझते हैं। 2009 में क्या हुआ था, COP15 साइन हुआ था, इसमें बहुत सारा इकोनॉमीज मिल करके आया था और उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि देखो हम लोग एक टारगेट सेट करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज को 100 बिलियन पर ईयर लोन देगा या फिर ग्रांट देगा या सपोर्ट देगा। 100 बिलियन पर ईयर। ये क्यों देगा? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वही बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। कैसे डेवलप हो गया है? बहुत सारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके, फॉसिल फ्यूल यूज करके, पेट्रोल यूज करके, ये सब यूज करके ना डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप बन गया है। और अब डेवलप्ड बन गया तो खूब पैसा आ गया है और अब जाकर के सबको बोल रहे हैं कि अब ना फॉसिल फ्यूल यूज मत करो। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज यूज कर लिया और डेवलपिंग कंट्रीज को बोला कि तुम लोग यूज मत करो, समझे, और तुम लोग जो है वो अच्छा चीज यूज करो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो जो कि महंगा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को अब बर्डन पड़ गया, समझे। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करेगा, ये लोग पैसा देगा, पैसा इकट्ठा करेगा और इस फंड से मदद से डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा पहुंचाएगा ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे भी ये लोग बच सके और रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल कर सके, ठीक है। ये टारगेट दिया गया था कि हम लोग 100 बिलियन पर ईयर देंगे, फाइनेंस करेंगे। इसके लिए टारगेट ईयर सेट किया गया 2020 में, लेकिन फिर टारगेट ईयर को एक्सटेंड कर दिया गया 2025 तक। 2022 में एक रिकॉर्ड पहुंचा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है इन लोगों ने मिल करके 116 बिलियन दिया है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो टारगेट था 100 बिलियन पर ईयर, लेकिन 2022 में क्या हो गया, 116 बिलियन हो गया। इसमें से जो 10% है वो लो इनकम कंट्रीज को दिया गया था। यहाँ पर इतना फंड जो दिया गया ना, इसमें मैक्सिमम यानी कि 80% जो था वो पब्लिक फंड था। डेवलप्ड कंट्रीज आपस में मिलकर के फंड कर रहा था। फिर प्राइवेट फंड भी है, यानी कि कोई देश अपने से जाकर के पैसा दे रहा है। एडेप्टेशन फाइनेंस यहाँ पर बढ़ गया है। सवाल पूछ सकता है कि एडेप्टेशन फाइनेंस क्या होता है। एडेप्टेशन फाइनेंस ये होता है कि हम लोग दूसरे कंट्रीज को अडेप्ट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, अडेप्ट करने के लिए ग्रांट दे रहे हैं, अडेप्ट करने के लिए लोन दे रहे हैं कि तुम लोग जो डिजास्टर आने वाला है उससे अडेप्ट हो जाओ, ठीक है। तो किसको किसको हम लोग दे रहे हैं एडेप्टेशन फाइनेंस? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के अंदर जो कि 5 जून में होता है, इस दिन अति प्रभा ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। ये जो एयर प्रभा ऐप है ये क्या काम करता है? ये एयर क्वालिटी को चेक करता है, AQI बताता है, ठीक है। तो AQI कैसे बताएगा? तो AQI बताने के लिए एक सिस्टम भी बनाया गया है। ये सिस्टम का भी लॉन्च इसी बार हुआ है। इस सिस्टम का क्या नाम है? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा, इसमें चेक करेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है एयर के अंदर, ह्यूमिडिटी कितना है, ओजोन कितना है, PM2.5 कितना है, PM2.1 क्या है, ये सब भी वो मॉनिटर करेगा। ये जो ऐप है
या फिर ये जो सिस्टम है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है सीडैक के द्वारा। सीडैक कोलकाता, टैक्समिन धनबाद और जीएम इन्वायरोलैब प्राइवेट लिमिटेड, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन के मिलने के बाद ये ऐप लॉन्च किया है और ये सिस्टम भी बना है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि डब्ल्यूएचओ ने नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया है फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024। ये अवार्ड किसको मिला है? निमहंस बेंगलुरु को मिला है। निमहंस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड न्यूरो साइंसेज। तो इस इंस्टीट्यूट को, जो कि बेंगलुरु में है, इसको अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम है नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024। ये जो अवार्ड है किसके द्वारा मिला है? डब्ल्यूएचओ के हाथों मिला है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने नहीं दिया है, डब्ल्यूएचओ के हाथों मिला है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने अपने हाथों से दिया है ऑन द बिहाफ ऑफ अफ्रीकन पीपल। इसीलिए तो नेल्सन मंडेला का अवार्ड है। इस अवार्ड में क्या दिया जाएगा? एक फोटो दिया जाएगा जिसको हम लोग प्लैक कहते हैं। तो प्लैक दिया जाएगा नेल्सन मंडेला का, एक नया बड़ा सा फोटो दिया जाएगा। ये जो अवार्ड है ये 2019 से बांटा जा रहा है डब्ल्यूएचओ के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ अफ्रीका। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडिया को चेयरमैनशिप मिल गया है कोलंबो प्रोसेस का। तो कोलंबो प्रोसेस क्या होता है ये जानना जरूरी है। इंडिया को चेयरमैन है ना पहली बार मिला है, 2003 में कोलंबो प्रोसेस बना था, लेकिन अब जाकर के इंडिया को चेयरमैनशिप मिला है। कोलंबो प्रोसेस क्या है? कोलंबो प्रोसेस 2003 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें 12 मेंबर कंट्री है। ये जो मेंबर कंट्री है ना, ये लोग आपस में बात करता है कि देखो हमारे देश से कुछ व्यक्ति तुम्हारे देश में जाते हैं, तुम्हारे देश से कुछ व्यक्ति उस देश में जाते हैं, उस देश से कुछ व्यक्ति यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए। तो ठीक से काम हो पाए इसके लिए हम लोग एक कंसल्टेटिव प्रोसेस बनाते हैं जहां पर हम लोग आकर के बात कर पाएंगे, जो भी इश्यूज है उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो सेफ और लीगल माइग्रेशन के लिए और ओवरसी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हम लोग एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस बनाए जिसका नाम रखा गया कोलंबो प्रोसेस। ठीक है। इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। ठीक है। इसमें 12 मेंबर कंट्री है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है। और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर भी था। इसके साथ साथ ये जो कोलंबो प्रोसेस है इसका कुछ प्रायोरिटी एरियाज है, जैसे कि स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन, एथिकल रिक्रूटमेंट, प्री डिपार्चर, रेमिटेंसेस एंड लेबर मार्केट एनालिसिस। तो अलग अलग प्रायोरिटी को लेकर के ना अलग अलग चेयरमैनशिप भी दिया गया है। जो स्किल्स है उसके लिए चेयरमैनशिप दिया गया श्रीलंका को, स्किल्स श्रीलंका। एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल जो सबसे घटिया यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है एथिकल, बांग्लादेश, तो चेयरमैनशिप बांग्लादेश को दे दिया गया है एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर के। ठीक है। फिर प्री डिपार्चर को लेकर के, किसी को आप प्री डिपार्चर भेज रहे हैं तो किसी को फिल करना पड़ेगा, मतलब फिलीपींस, तो फिलीपींस ने इसका चेयरमैनशिप संभाला है। फिर रेमिटेंस जिसको पैसा चाहिए पाकिस्तान को चाहिए। फिर लेबर मार्केट एनालिसिस, सबसे ज्यादा बढ़िया बढ़िया लेबर कहाँ है? थाईलैंड में है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने पीआई चेक नाम का एक प्रोग्राम को थोड़ा सा अभी कंक्लूड किया है। तो पीआई चेक प्रोग्राम क्या है ये जानना जरूरी है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का हिस्ट्री चेक करते हैं, उसका पर्सनल हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री, उसको क्या क्या बीमारी हो चुका है, उसका फैमिली में क्या क्या बीमारी रह चुका है, उसका जीनोम किस तरह से काम करता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, ये पूरा देख करके हम लोग उसका हेल्थ को एसेस करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि इसका हेल्थ रिस्क कम है या ज्यादा है, क्या क्या रिस्क है। जो रिस्क होगा उसके लिए हम लोग इसका स्क्रीनिंग करवाएंगे या काउंसलिंग करवाएंगे या फिर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करवाएंगे। बेसिकली जो पीआई चेक हो रहा है, ये जो पूरा काम हम लोग कर रहे हैं, किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं और जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं, डायग्नोसिस करवा रहे हैं, स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। ये किसके लिए काम कर रहा है? कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेस के लिए काम कर रहा है, जो कि हार्ट का डिजीज हो गया, लीवर का डिजीज हो गया, डायबिटीज का डिजीजेस हो गया। ये अधिक ना बढ़ जाए इसीलिए हम लोग पहले से ही ये काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पीआई चेक। हम लोग किसी आदमी का फिनोटाइप चेक करते हैं। ठीक है। ये जो प्रोग्राम है 2023 में लॉन्च किया गया था। और कौन सा डिजीज इसमें कैटर होता है? कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज, जैसे कि हार्ट, लीवर, डायबिटीज एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपना 12th प्लेनरी सेशन के अंदर ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप में एक बात किया। तो ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप में जो भी लोग था, जो भी देश था, वो लोग आया, वो लोग बात किया कि हम लोग जो है ना अब सॉइल को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि सॉइल का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। तो हम लोग सॉइल को इम्प्रूव करेंगे। 2030 तक हम लोग 50% ऑफ सॉइल को इम्प्रूव कर देंगे। ये जो ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप है, सॉइल को ठीक करने के लिए पार्टनरशिप बनाया गया है। कब बनाया गया था? 2012 में बनाया गया था बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम लोग देखें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इंडिया में होने वाला है। इसके लिए एक मीटिंग भी हुआ। ठीक है। कोऑपरेटिव मीटिंग एक हुआ न्यू दिल्ली में। तो ये जो प्लान है ये अब चालू हो गया है। ये कब लॉन्च हुआ है? 2024 में ही लॉन्च हुआ है।
ठीक है, जून 2024 में लॉन्च हुआ है और अगला 5 साल के लिए ये काम करेगा। इसके अंदर सवा लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। क्या चीज में खर्चा करेंगे? वेयर हाउस बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? पैक्स लेवल पे वेयर हाउस बनाएंगे। पैक्स लेवल क्या होता है? पैक्स का मतलब क्या होता है? पैक्स का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो सोसाइटी होता है ना, पैक्स शॉर्ट में कहते हैं पैक्स, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जिसको हम लोग पैक्स कहते हैं, वहां पर जो फार्मर्स है वो अपना प्रोड्यूसर्स लेके जा सकता है, फसल लेके जा सकता है कि देखो भाई ये जो फसल है ये तुम अभी रख लो अपने वेयर हाउस में, ठीक है, बाद में हम लेकर के जाएंगे। ठीक है, अभी तुम ये रख लो, बाद में जब मार्केट अच्छा हो जाएगा ना, जब अच्छा दाम मिलने लगेगा तो वहां पर हम बेचने लगेंगे। अभी मेरे पास ज्यादा फसल बचा हुआ है, तुम अभी रख लो। तो जो भी ग्रेन है वो पैक्स को जाकर के दे देगा, और पैक्स क्या करेगा? स्टोरेज में रख देगा, वेयर हाउसिंग में रख देगा, और इसके बदले पैक्स क्या करेगा? क्रेडिट दे देगा। ठीक है, जो फार्मर्स है अपना प्रोड्यूसर जब पैक्स को देगा तो पैक्स इसके बदले में क्रेडिट दे देगा, कुछ पैसा दे देगा फार्मर्स को कि ये लो पैसा ले लो तुम कुछ, ये पैसा को तुम लौटा देना। कब तुम लौटाओगे? जब तुम यहाँ से सामान लेकर के जाओगे, सामान को बेच दोगे, तुमको पैसा मिल जाएगा, वो पैसा फिर हमको लौटा देना, इसीलिए हम अभी क्रेडिट दे देते हैं। ये है पैक्स। तो हम लोग 500 से ज्यादा पैक्स यहाँ पर डेवलप करेंगे और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी को भी बनाएंगे। यही इस प्लान के अंदर कहा गया है। ये नेक्स्ट 5 सालों में होगा, 1.25 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्चा होगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो दुनिया को लेकर के भी कुछ बात कहा है, इंडिया को लेकर के भी कुछ बात कहा है। दुनिया को लेकर के क्या बात कहा है? तो दुनिया को लेकर के एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है ये थोड़ा कम हो गया है। 2023 में यह 5% था, लेकिन 2024 में यह 4.9% हो गया है, यानी कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हुआ है। जॉब गैप है 402 मिलियन का, यानी कि 402 मिलियन ऐसे लोग हैं, ऐसे पीपल हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिलता नहीं है। जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ गया है। वर्किंग एज वुमेन का सिर्फ 45% है जो कि काम कर रही हैं, और वर्किंग एज मैन का 69.2% लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हाई इनकम कंट्रीज में वुमेन को ज्यादा पैसा मिलता है, लो इनकम कंट्रीज में लड़कियों को कम पैसा मिलता है। हाई इनकम कंट्रीज में लड़कियों को कितना पैसा मिलता है? अगर मैन को 100 रुपया मिलता है तो लड़कियों को 73 रुपीज मिलेगा। लेकिन अगर लो इनकम कंट्री की बात करें तो मैन को अगर 100 रुपया मिलता है तो वुमेन को 44 रुपीज ही मिलेगा। अब इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंडिया को रिलेटेड रिपोर्ट है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो 83% ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है, यानी कि जिनको काम नहीं मिला है, तो 80% जो है वो यूथ है। 83% ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स जो कि 34 ईयर्स के अंदर में आते हैं वो यूथ है। और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कितना है? 35.2% था 2000 में, लेकिन 2022 में 65.7% हो गया, यानी कि डबल हो गया है। तो अनएम्प्लॉयड यूथ का संख्या बहुत बढ़ गया है। अब हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है एक रिपोर्ट। तो यूनिसेफ और WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का क्या नाम है? प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स इन 2000 से 2023, स्पेशल फोकस ऑन मेंस्ट्रुएशन। कहने का मतलब है कि स्कूल में मेंस्ट्रुएशन को लेकर के क्या फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के क्या फैसिलिटी है, सैनिटेशन को लेकर के क्या फैसिलिटी है, और हाइजीन को लेकर के क्या फैसिलिटी है। तो ये मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे पर ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया, इसीलिए मेन फोकस रखा गया मेंस्ट्रुएशन पे। तो फाइंडिंग्स क्या क्या हुआ है? यहाँ पर कहा गया कि जो वॉश फैसिलिटी होता है, वॉश का मतलब वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे को फैसिलिटी नहीं मिलता है। 447 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि वाटर अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर ठीक से नहीं मिल पाता है। 427 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनको सैनिटेशन नहीं मिल पाता है, अलग बाथरूम उसको साफ सफाई नहीं मिलता है, और हाइजीन भी नहीं मिल पाता है 646 मिलियन बच्चों को। इसके बाद देखा गया जो मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एजुकेशन है, जहां पर स्कूल जो है मेंस्ट्रुएशन के बारे में हेल्थ एजुकेशन देते हैं बच्चों को, सिर्फ 39% स्कूल में देखा गया कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में नॉलेज दिया जा रहा है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन वेस्ट मैनेजमेंट को देखा गया कि कितने स्कूल में मेंस्ट्रुएशन वेस्ट के लिए मैनेजमेंट किया जा रहा है। ऐसा बीन बनाया गया है जहां पर आप मेंस्ट्रुएशन वेस्ट को फेंक सकते हैं। तो सिर्फ 31% ऑफ स्कूल ऐसे थे जहां पर आप मेंस्ट्रुएशन वेस्ट को फेंक सकते थे, यानी कि वहां पर मैनेजमेंट किया गया था। अब अवेलेबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट, मान लीजिए कि कोई ऐसी बच्ची है जिसको मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट का जरूरत पड़ गया है अचानक से, तो कोई है मतलब स्कूल में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। टीचर को कोई ट्रेनिंग दिया गया है कि किस तरह से हम लोग मेंस्ट्रुएशन का एजुकेशन फैलाएंगे? कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। कोई डेटा ट्रैक किया जाता है मेंस्ट्रुएशन से रिगार्डिंग? कोई डेटा ट्रैक नहीं किया जाता है। ठीक। इसके बाद फिर हम लोग देखें ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। इसमें हम लोग क्या क्या देखें? तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? FSIN, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा लॉन्च किया गया है।
इसमें 1.3 बिलियन को देखा गया है, इवेल्युएट किया गया है ओवर 59 कंट्रीज। तो 59 कंट्रीज में 1.3 बिलियन लोगों को देखा गया है, उन लोगों को एनालाइज किया गया है और उस आधार पर ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है कि कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को खाना नहीं मिल पाता है। तो क्या क्या हाइलाइट्स है इस रिपोर्ट के अंदर? तो एक्यूट हंगर जो है वो 21.5% है। एक्यूट हंगर का मतलब कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको भूख मिट नहीं रहा है, जो भूखे सो जा रहे हैं। 21.5% ऐसे लोग हैं जिनको एक्यूट हंगर है। फिर पूरे फिर 22% ऐसे लोग हैं जिनको फूड इनसिक्योरिटी परेशान किया हुआ है। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब है कि उनको ये श्योरिटी ही नहीं है कि उनको खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसमें बहुत सारे वुमेन भी है, बहुत सारे चिल्ड्रन भी है। चिल्ड्रन 36 मिलियन है, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी कितना परसेंटेज है? 22%, जिसमें से 36 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड क्राइसिस कौन कौन सा देश में है वो भी देख लेते हैं। जो कंगाल होगा वही नंबर 1 पे होगा, इसलिए नंबर 1 पे है कॉन्गो, नंबर 2 पे है नाइजीरिया, नंबर 3 पे है सूडान, नंबर 4 पे है अफगानिस्तान, नंबर 5 में है इथोपिया, फिर यमन, सीरिया, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, म्यांमार। क्या क्या ड्राइवर है जिसकी वजह से ये एक्यूट हंगर बन रहा है या फिर फूड क्राइसिस बन रहा है? कौन कौन सा ड्राइवर है? बहुत सारे देशों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अपने देशों में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और दूसरे देश के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से खाना नहीं पहुंच पाता है बच्चों को, महिलाओं को, क्योंकि वो लोग कुछ काम कर ही नहीं रहा है तो खाना कहाँ से खा पाएगा। क्लाइमेट भी एक बड़ा रीजन है, फ्लड हो गया है, ठीक है, डिजास्टर हो गया है तो वहां पर भी खाना नहीं पहुंचा है। इकोनॉमिक शॉक्स भी एक बड़ा रीजन है। बहुत सारा देश जिनको इकोनॉमिक शॉक्स लगा हुआ है, जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया है, उस केस में भी वो खाना नहीं पहुंचा सकते हैं जो गरीब है उनको। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फूड क्राइसिस हो गया है। 1.3 बिलियन लोगों को इवेल्युएट करके ये मालूम चला कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड क्राइसिस कहां पर हुआ रखा है? कांगो में, ठीक है। एक्यूट हंगर कितना परसेंटेज है? 21.5%। फूड इनसिक्योरिटी कितना परसेंटेज है? 22%। इसके बाद फिर हम लोग अगला न्यूज में देखें कि कोविड-19 के समय में जो वैक्सीन था वो बहुत देशों तक नहीं पहुंच पा रहा था, या पहुंच रहा था तो बहुत देरी से पहुंच रहा था। इसका मेन रीजन था सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन अच्छा से बना हुआ नहीं था, तो हम लोग अच्छा से सप्लाई चेन बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस किए, एक ग्रुप बनाया। वो ग्रुप में कौन कौन लोग आया? साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस, जापान और ईयू, ये 5 देश मिलकर के एक कन्वेंशन साइन किया, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024। कहां पर? सैन डिएगो, यूएसए में। ताकि ये लोग एक सप्लाई चेन बना सके जहां पर बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जो भी काम है वो हो पाएगा। यानी कि जो वैक्सीन हो गया या फिर कोई दवाई बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल है तो वो चीज अच्छे से जा पाएगा, अच्छे से सप्लाई हो पाएगा। इसके लिए कन्वेंशन साइन किया गया साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस, जापान और ईयू के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यहाँ पर बायो पॉलिसीज को लेकर के, रेगुलेशन को लेकर के, सप्लाई चेन को लेकर के जो भी आइडियाज है उस पर बात किया जाएगा, उसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखे कि WHO ने एक कोलैबोरेटिंग सेंटर बनाया है इंडिया में। और किसको कोलैबोरेटिंग सेंटर बनाया है और किस लिए बनाया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद को बनाया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेटिंग सेंटर। किस लिए बनाया है? ताकि रिसर्च हो सके ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के। इंडिया में ही ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत चलता है, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सिगवा, रिगपा, ये सब इंडिया में ही पाया जाता है। इसीलिए इंडिया में ही WHO ने क्या किया है? कोलैबोरेटिंग सेंटर बनाया है। इसको बनाया गया है 4 साल के लिए बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद को, ठीक है। 4 साल के लिए 2027 तक के लिए। यहाँ पर क्या होगा? ये जो इंस्टीट्यूट है ये WHO का असिस्ट करेगा और बताएगा कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सीवा, रिगपा को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, कितना बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इसके लिए हम लोग किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, इसके लिए भी मेथोडोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा और जो मेंबर स्टेट्स है उनको हेल्प पहुंचाया जाएगा। और WHO ICD को लेकर काम कर रहा है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जहां पर वो ये काम कर रहा है कि कौन कौन सा बीमारी है जो कि कौन कौन सा मेथड से ठीक हो सकता है। आयुर्वेदा से कितना बीमारी ठीक हो सकता है, यूनानी से कितना बीमारी ठीक हो सकता है, सिद्धा से कितना बीमारी ठीक हो सकता है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर काम होगा। इसके बाद हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया है? CSC के साथ मिला है। CSC मतलब कि कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि आप देखे होंगे बहुत सारा केंद्र बना रहता है जहां पर कंप्यूटर का काम रहता है। तो बहुत सारा केंद्र में बहुत सारा ऐसा सेंटर बना हुआ रहता है जिसको हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं। वहां पर काम कर रहा होता है लोग, जिससे कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको जाति निवासी का काम है तो आप जाके CHC में जाइएगा और वो आपको काम कर देगा। आपको आधार ठीक करना है तो आप CSC में जाएंगे, वो ठीक कर देगा। तो CSC क्या होता है ना, सरकारी ऐसा सेंटर बना रहता है जहां पर आपका कंप्यूटर से लेकर के जो भी है काम वो कर दिया जाता है।
तो डिजिटल सेवा पोर्टल में बहुत सारा गवर्नमेंट सर्विसेज होता है। वो सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? सीएससी में जाते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। तो सीएससी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिल करके एक एमओयू साइन किया है और इसमें कहा है कि हम लोग 10,000 एफपीओ को चुनेंगे और 10,000 एफपीओ को ट्रेनिंग देंगे और उसको सीएससी बना देंगे। उसको ऐसा सेंटर बना देंगे जहां से हम लोग सर्विसेज पहुंचा सकेंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज पहुंचा सकेंगे गाँवों में, तबकों में, जिलों में। ठीक है, इससे बहुत फायदा होगा। अगर हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर खोल लेंगे जहां पर कंप्यूटर से काम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। साथ में हम लोग जो कॉमन सर्विस सेंटर का सर्विसेज है उसको दूर दूर तक पहुंचा भी पाएंगे। एक नोडल सेंटर की तरह काम करेगा। नोडल सेंटर का मतलब कि जो व्यक्ति मोबाइल नहीं चलाने जानते हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, वो आकर के इस सेंटर में बात कर लेंगे कि देखो मेरा जो पैसा आने वाला था आया कि नहीं आया, तो चेक करके बता देगा कि हाँ आ गया है। जो भी स्कीम्स है वो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचेगा, जैसे कि फार्मर्स तक पहुंचेगा। इसीलिए जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे सीएचसी में। 10,000 सीएचसी हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचेगा भी। जो भी स्कीम्स है तो वो स्कीम्स का इन्फॉर्मेशन भी पहुंचेगा, साथ में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसका जानकारी भी पहुंचेगा, सीएससी का सर्विस डिलीवरी भी हो पाएगा, तो गवर्नमेंट मैक्सिमम सर्विसेज पहुंचा सकेगा गाँव में भी। उसके बाद हम लोग देखें आईपीईएफ का मीटिंग हुआ है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मीटिंग हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, इसका क्या आउटकम हुआ है? इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आईपीईएफ क्या होता है। आईपीईएफ 2022 में लॉन्च हुआ था टोक्यो में। इसमें 14 मेंबर कंट्री है। ये 14 मेंबर कंट्रीज आप आसपास में ही है, तो इंडिया के आसपास में ही ये सब कंट्री है। इंडिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, यूएसए, ये 14 कंट्रीज मिल करके एक फ्रेमवर्क बनाया है जहां पर ये लोग 4 पिलर को लेकर के काम करता है। ट्रेड को लेकर के काम करता है कि अच्छे से ट्रेड हो पाए, एक देश दूसरा देश को लेकर के अच्छे से ट्रेड कर पाए। दूसरा सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन अच्छे से बन पाए, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे से हो पाए। क्लीन इकोनॉमी, हमारा जो इकोनॉमी है सारा मेंबर कंट्रीज का, ये क्लीन होना चाहिए, यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना चाहिए और मेनली हम लोगों को क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट में फेयर इकोनॉमी होना चाहिए, यानी कि हर देश में फेयरली कोई बिजनेस चल सके। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल चीज है आईपीएफ के बारे में। ठीक है, अब आईपीएफ का मीटिंग सिंगापुर में हुआ तो उसमें क्या क्या आउटकम आया? सबसे पहले इकोनॉमिक सबसे पहले क्लीन इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुआ जहां पर कहा गया कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे और हम लोग इससे फायदा पहुंचाएंगे। उसके बाद दूसरा आउटकम निकला फेयर इकोनॉमिक एग्रीमेंट। यहाँ पर कहा गया कि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनाएंगे, ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएंगे ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। साथ में आईपीईएफ एक कैटालिटिक फंड को ऑपरेशनलाइज किया, यानी कि स्टार्ट किया। ये जो फंड है कैटालिटिक फंड, इसमें क्या होगा? क्लीन एनर्जी के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसके लिए ये लोन देगा। इस फंड को कौन कौन सपोर्ट करने वाला है? काजू, काजू सपोर्ट करने वाला है, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। ठीक है, इस मीटिंग के अंदर कहा गया कि हम लोग 3 काम पे कोऑपरेटिव होकर के काम करेंगे। 3 प्रोग्राम है जिसमें हम लोग कोऑपरेटिव वर्क करेंगे। ये 3 प्रोग्राम क्या है? पहला है एमिशन अकाउंटिंग, जो भी एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का उसको हम लोग अकाउंट करेंगे कि कितना हो रहा है, मेजर करेंगे। दूसरा ई वेस्ट अर्बन माइनिंग, ई वेस्ट हम लोग निकालेंगे, जो भी अर्बन एरिया में कचरा में दब गया है वहां से हम लोग ई वेस्ट निकालेंगे। ई वेस्ट जब निकालेंगे तो ई वेस्ट में बहुत सारा बैटरी इस्तेमाल हुआ होगा, बहुत सारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, तो वो अगर यूजफुल होगा तो फिर से काम आ सकेगा। इस प्रोग्राम में इंडिया लीड कर रहा है। और तीसरा काम था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ऐसा रिएक्टर हम लोग बनाएंगे जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इसमें क्या कहा गया? ग्लोबल लेवल पे कहा गया कि ग्रोथ जो है वो 2.6% है फाइनेंशियल 2025 में और 2.7% रहेगा फाइनेंशियल 2026 में। ये जो है ग्रोथ रेट ये कम है। लास्ट डिकेड में 3% रहा था ग्लोबल ग्रोथ रेट, अभी कम हो गया है। इंडिया को लेकर के बात कहा कि इंडिया में ग्रोथ अच्छा चल रहा है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी है। अभी कितना ग्रोथ कर रहा है? 6.6%, और अगला 3 साल 6.7% का ग्रोथ पे चलेगा। इसका रीजन ये है कि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गया है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन की बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो 3.5% है, 3.5% है ग्लोबल इन्फ्लेशन। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी चाहे इंडिया में हो चाहे ग्लोबल में हो वो कॉशियस है। आखिर में हम लोग ग्रेट स्कीम देखें। ग्रेट स्कीम का फुल फॉर्म है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल को बनाने के लिए जो भी स्टार्टअप्स है
उनको हम लोग ग्रांट देंगे, पैसा देंगे, ताकि वो लोग टेक्निकल टेक्सटाइल पे लेकर के काम कर सके, इनोवेशन कर सके। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? देखिए, ऐसा टेक्सटाइल जो कि टेक्निकल एरियाज में काम आता हो। मान लीजिए कि ऐसा टेक्सटाइल है, ऐसा कपड़ा है जिसको पहन करके हम बहुत ज्यादा आग में घुसने वाले हैं, तो वो कपड़ा कौन बनाएगा? ठीक है, तो वो कपड़ा बनाने के लिए तो इनोवेशन चाहिए, तो वो इसीलिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग ग्रांट दे रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा कपड़ा है, ऐसा टेक्सटाइल है जिसको पहन करके हम लोग बम डिफ्यूज करेंगे, तो बम डिफ्यूज करके करने के लिए जो हम लोग कपड़ा पहनेंगे, वो कपड़ा में तो इनोवेशन चाहिए, तो वो इनोवेशन कौन करेगा? स्टार्टअप करेगा, इसीलिए हम लोग स्टार्टअप को ग्रांट देंगे। तो 7 स्टार्टअप को हम लोग ग्रांट देंगे, मैक्सिमम 50 लाख पर स्टार्टअप, जिसमें हम लोग उन लोगों को मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे कि तुम लोग प्रोटोटाइप बनाओ, तुम लोग ऐसा सैंपल बनाओ। ठीक है, तो ग्रेट स्कीम का क्या फुल फॉर्म है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ये 7th मीटिंग हुआ था एम्पावर्ड पावर्ड कमेटी का। ये 7th मीटिंग हुआ है एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी का, जिसमें 7 स्टार्टअप्स को मैक्सिमम 50 लाख पर स्टार्टअप दिया जाएगा, ताकि वो लोग प्रोटोटाइप को डेवलप कर पाए। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, और आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का जो भी सेशन था वो आपको समझ में आया हो और इससे आपको मैक्सिमम फायदा पहुंचा हो। अगर फायदा पहुंचा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक का मैं इंतजार करते रहता हूं और एक कमेंट का भी इंतजार करते रहता हूं। मैं अभी बहुत बीमार हूं, इसके बावजूद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।